अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप तो खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है सदाई दिल। सुनीना सुनिया सुला ने लिखा है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें। और चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। हमेशा की तरह उसकी आँख फजर के वक़्त ही खुली थी। वो जल्दी से उठी नमाज़ की तैयारी करने लगी। ये उसकी आदत ही थी कि फजर के वक़्त उसकी आँख खुल जाती थी। हमेशा की तरह नमाज से फ़ारिग होते ही कुछ देर कुरान की तिलावत के बाद वो अपने कमरे की खिड़की में आ खड़ी हुई। अभी पूरी तरह सुबह का उजाला नहीं फैला था। हवा में यख़नी थी जो उसको चेहरे पर पड़ती बहुत भली महसूस हो रही थी। फजर के बाद का ये वक़्त उसे बहुत पसंद था। चारों ओर नज़रें दुराती वो सामने देख चौंक गई। उसके घर के सामने ही बने इस बड़े से बंगले के आगे इस वक्त एक कार और एक जीप खड़ी थी और एक बड़ा सा ट्रक भी, जिसमें से कुछ मर्द सामान निकाल कर अंदर ले जा रहे थे। पास ही दो मर्द जो होलिये से काफ़ी अमीर और अच्छे घर के लग रहे थे, उनको हिदायत भी दे रहे थे। लगता है नए लोग शिफ्ट हुए हैं, वो अंदाज़ा लगाती खुद से हम कलाम थी। जब अचानक इन दो मर्दों में से एक थी जो जो लेदर की जैकेट, ब्लैक जैकेट और जीन्स पहने हुए था, वहाँ देखे गैर इरादतन उसकी नज़र खिड़की की और इस पर नज़र पड़ी तो एक सेकंड की हैरानगी के बाद नागवारी ने जगा दी तो वो फ़ौरन उसे शर्मिंदा होती पीछे हुई। हाय, क्या सोचता होगा मेरे बारे में, मैंने कैसी लड़की है, आंखें फाड़ देख रही है। अपने सर पर मारती वो बुला इरादा एक बार फिर आगे हुई तो अब इन दोनों में से कोई नहीं था वहाँ। लगता है अंदर चले गए। खुद को एक बार फिर कोसती वो अपने कमरे से बाहर निकली। अब उसकी अम्मा उसको पुकार रही थी, यार सारी शिफ्टिंग हो चुकी है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, और अगर रह भी गई है तो देख लें, मैं चलता हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है, मेरी बीवी मुझ पर शक करे, इससे पहले निकलता हूँ। सैफ जो इसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ था इससे बोला, अरे तू तो कुछ देर रुक तो सही, मेरी वजह से सुबह सुबह मेरे साथ भागा आया है, अब बगैर नाश्ता किए जा रहा है। रुक तो, मैं बस अभी नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेगी भाभी। वो फ़ौरन उसी गदर अपने शिकंजे में लेता बोला, मानो कहीं भाग ही ना जाए। तो सैफ लाचारी सी शक्ल बनाकर इल्तिजा करने लगा, फिर कभी सही, मैं कल और आऊँगा ना यार, वो मिन्नत करते बोला। तो सफ़ीर इस पर तरस खाता कुफ्ती पीछे हटा, तुम्हें ना मैं कल और आकर मना लूँगा। फ़िलहाल तो चलता हूँ, तुझे मनाने बैठा तो घरवाली से जाऊँगा। वो जल्दी में इसका गाल पर बोसा देता भागा था। सफ़ीर को इस चीज़ से चिढ़ थी और वही हुआ। वो उसे पकड़ने को आगे बढ़ा, लेकिन वो वहाँ से पहले ही निकल चुका था। तो वो भी मुस्कुराकर सर झटका अपने बेडरूम में चला आया। अभी उसे अपना रूम भी सेट करना था। वो सीढ़ियों से उतरती लॉन्च में आई तो देखा अम्मा तस्बीह करते हुए अंदर आ रही थी। वो सुबह नमाज के बाद कॉलेज के साथ बने गए छोटे से लान में चहलकदमी करने की आदत थी, इसलिए वहाँ से अंदर आ रही थी। अम्मी फाइक उठ गया किचन का रुख करती साथ उनसे मुखातब थी, हाँ हाँ, तुम्हें पता तो है वो सुबह की नमाज किसी आदमी नहीं छोड़ता, आता ही होगा, तुम इसके लिए जूस बना लो, नहीं तो आते ही शोर मचाना शुरू कर देगा। जी बस वही बना रही हूँ, वो बोलते हुए किचन की तरफ चल दी। आप ही जल्दी करें, मेरा जूस दें, मुझे तैयार भी होना है। आप तो छुट्टी पर हैं, पर मुझे देर हो रही है कॉलेज से। वो अम्मी के तवक्को के मुताबिक आते ही जल्दी जल्दी शोर मचाना शुरू हो गया था। बन गया मेरे भाई, कभी तो सुकून से सांस ले लिया करो। हाँ, पता है वक्त से पहले तैयार हो जाते हो, फिर भी बस शोर करना। तुम छोटे बच्चों की तरह। वो आंखें घुमाकर बोली, हाँ तो मेरी वजह से ही तो सुबह सुबह इस घर में रौनक होती है। वो नाक चढ़ाकर बोला, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। वो मोहब्बत से अपने छोटे भाई का माथा चूमते हुए बोली। तब तो वो खुशी और जोश से उसके साथ लग गया, जिसकी जहानत से चमकती आंखें किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती थी। मिसेस मिर्ज़ा इन दोनों की मोहब्बत के मुजाहरे पर मुस्कुरा कर रह गई। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे मार्केट तक जाना है, तुम्हें भी कॉलेज छोड़ दूँगी। वो इस बात में सर हिलाता अपना जूस ख़त्म करता तैयार होने चल दिया। फाइव सेकेंड ईयर का स्टूडेंट और उसके आखिरी साल था। रिबा फाइव के आने से पहले ही कार बाहर निकाल चुकी थी और उसका इंतज़ार कर रही थी कि सामने वही आदमी घर से निकलता नजर आया तो वो फ़ौरन उसे गाड़ी से निकलती अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर उसके सामने जा खड़ी हुई। सफ़ीर को अपने ऑफिस के लिए देर हो रही थी, तभी इज्जत भरे अंदाज में वो अपनी जीप के पास आया कि वही सुबह खिड़की वाली लड़की उसके सामने खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने आपको परेशान किया, मैं बस पूछना चाह रही थी कि आप यहाँ आज ही शिफ्ट हुए हैं क्या? वो आज सुबह ही मेरी नज़र पड़ी आप लोगों पर, अपनी तरफ से उसका शक दूर करने की कोशिश की, कहीं ऐसी वैसी लड़की ना समझे। जी हाँ बिल्कुल, मुख्तसर सा ठंडे धार लहजे में संजीदगी से जवाब देता वो, बगैर कोई दूसरी निगाह इस पर डाले अपनी जीप में बैठा वहाँ से निकला था।
रीबा हक्का बक्का रह गई उसके एटीट्यूड पर। कितना सड़ू किस्म का बंदा है। अगर मैंने पूछ ही लिया था तो क्या हुआ, हमसाय समझ कर ही पूछा था। वो बुरे बुरे मुंह बनाती अपनी कार में आकर बैठी और फाइक के आते ही वो वहाँ से निकली। सफ़ीर पुत्र तू मुझे यहाँ क्यों ले आया है? खुद तो ऑफिस चला जाता है और मैं यहाँ इस घर में अकेली क्या करूँगी? हाँ, सफ़ेद काटन के करकते सूट में सर पर हल्के आसमानी रंग की शाल लिए वो सुर्ख और सफ़ेद औरत रंग या लगभग 60 साल की थी जो इस वक्त मुंह फैलाई से शिकवा करने में मसरूफ़ थी। वो बेबे को आज ऑफिस से वापसी दोपहर में ही ले आया था और फिर वापस किसी काम से निकल गया था। अब शाम के 8 बज रहे थे जब वो आया तो हाथों में काफ़ी सामान था जो शायद खाने का था। अरे बेबे क्या हुआ है यार, मैं यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता और आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं, इसलिए वहाँ जाने के बारे में तो भूल जाएं। वो सामान किचन में ले जाते साथ उनसे बोला तो वो सर पकड़ कर रह गई। लो सुन लो, ये क्या बात हुई? देखो वहाँ सब मेरे वाकफ़कार हैं, 25 सालों से वहाँ रह रही हूँ, दिल भी लगा रहता है मुझे बढ़िया का। अब तो मुझे उठा के ले आया है यहाँ इस वराने में। कौन सी दुश्मनी निकाली है वे सफ़ीर? तूने रोमांसी होते बोली तो सफ़ीर को न चाहते हुए भी हंसी आ गई उनका दुखड़ा सुनकर। अरे बेबे कहाँ से आपको ये बुरा लगता है? आसपास इतने घर हैं, लोग रहते हैं, आपकी यहाँ भी या सबसे वाकफ़ियत हो जाएगी। वो उनके सारे तरसात रद्द करता बोला तो मुँह फुलाकर बैठ गई। मतलब अब तो पक्का ये इनको यहाँ से जाने देने वाला नहीं था। और आप जानती हैं बेबे, मैं अभी इस घर में मरकर भी नहीं जाऊँगा। वो संजीदगी से बोला। उनको अपने हाथों से चावल खिलाने लगा तो वो भी उनके मूड को देखती बात बदल गई। अच्छा ये बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं? अब मैं इस घर में सारा दिन बंद तो भी तो नहीं रह सकती ना ही मेरा दिल लगता है अकेले। वो उदासी से बोली तो उसको अचानक सुबह वाली लड़की आ गई जो बगैर जान पहचान के हर मर्द के पास ऐसे आई जैसे बहुत बड़ी वाकफियत हो। तो वो सच कर रह गया। लड़कियों के नज़दीक होना से उसको सख्त नफ़रत थी और उसके पीछे भी एक वजह थी। बेबे यहाँ के लोग बहुत आज़ाद प्यार हैं। अब आगे आप खुद ही पता कर लीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता अभी दिन ही कितने हुए हैं मुझे आए हुए को। अच्छा चल ठीक है, मैं देख लूँगी। अब मैं खाना खा चुकी, खाना आराम खा चुकी, खाना आराम करती हूँ। तुम चाय भिजवा देना मेरे कमरे में। तो वो सर ला के किचन में आया और फिर चाय का बोलकर खुद भी अपने रूम में चला आया। आज उसका इरादा पौधों की काट छाँट का था इसलिए वो अब काफ़ी देर से इसी में लगी थी। फिर शाम के 4 बज चुके थे। वो अपना काम मुकम्मल करती उठकर अपना हाथ मुँह धोने चल दी कि अब उसका वक़्त पार्क में सैर करने का था। कुछ ही देर में वो गेट से बाहर निकली। रुख नज़दीकी बने पार्क की जानता, लेकिन आज उसी घर के सामने एक क्यूट सी बुजुर्ग औरत को गेट से बाहर निकलते देखा तो न चाहते हुए भी तो उनकी तरफ चली आई अपनी नरम और घुल मिल जाने वाली आदत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं? उसकी तरफ इश्तियार से देखती बोली। वालेकुम सलाम। वो हैरान होती उससे बोली जो जीन्स के साथ शॉर्ट फ्रॉक पहने, बालों की टेल कोरी बनाए, वो नाजुक सी शफाफ रंगत की खूबसूरत लड़की। उनको 20 साल के लगभग लगी, लेकिन फिर इन जवान लड़की को यूं खुद से मुखातब होता देख जो आजकल के ज़माने में बहुत कम लड़कियां होती थी, उनसे तीखे लहजे में बोली। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो आंखों को सोकेरे उससे बोली। आखिर थी भी तो सफ़ीर के बेबे। मैं ये सामने घर में रहती हूँ माँ जी। वो घबरा कर उनके वजाहत देती बोली। ओह तो तुम ये सामने बड़े घर में रहती हो? अच्छा, मैं यहाँ नहीं शिफ्ट हुई हूँ, सोचा थोड़ी जान पहचान बढ़ा लूँ, सुबह से घर बैठी बोर हो रही हूँ। वो सुमित से बोली तो रीबा को मजीद चोट लगी। हाँ हाँ क्यों नहीं अम्मा जी, आ जाए मेरे घर। वो इनका हाथ थामती उनको साथ ही अपने घर ले आई। वो भी खुशी खुशी चल पड़ी और रीबा को हंसी तो आई कि अभी लड़का औरत की तरह कैसे सवाल कर रही थी। रीबा को घर में किसी बुजुर्ग औरत के साथ दाखिल होता देख मिर्ज़ा बेगम हैरान हुई। मैंने आपको बताया था ना कि सामने घर में लोग शिफ्ट हुए हैं। ये माँ जी अम्मा जी वहीं रहती हैं। बाहर निकली थी कि किसी के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए तो मैं अपने साथ ले आई। माँ जी ये मेरी अम्मी है मिसेज मिर्ज़ा। और इन दोनों को बैक वक़्त मुखातब करती बोली और लान में रखी 4 कुर्सियों में से एक पर उनको बैठाती बोली। तो वो सर हिलाती उनके पास बैठी जबकि रीबा खुद किचन में चल पड़ी उनके लिए कुछ लाने को। कुछ देर बाद जब वो चाय के लवाजमात उठाए लाउंज में आई तो दोनों खवातीन ज़ोरों शोर से बातें करने में मसरूफ़ थी जैसे पता नहीं कितनी जान पहचान हो इनकी। अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वो रीबा को देखकर मिर्ज़ा बेगम से बोली। अम्मा जी मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक ये रीबा और दूसरा मेरा बेटा फ़ाइक जो इस वक्त ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है। अच्छा वैसे मेरे ये तेरी बेटी नहीं पढ़ती क्या? हाँ मर्ज़े। रीबा अपनी माँ को मिर्ज़ा बोलने जाने पर पहले हैरान हुई, फिर एकदम हंसी तो हंसती गई। अम्मा जी मेरा नाम जन्नत है, जन्नत मिर्ज़ा। मज़े नहीं, मेरे शोहर का नाम मिर्ज़ा है। मिसेस मिर्ज़ा बेगम फ्रांसी होती उनसे बोली। तो फिर क्या हुआ अगर मैंने मिर्ज़ा ही बोल दिया? तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली।
जी अम्मा जी, जो आपको ठीक लगे बोल दीजिएगा। मिर्ज़ा बेगम गहरा सांस भरकर बोली। रीबा दिलचस्पी से इनकी गुफ्तगू सुनती मज़े ले रही थी। इनको ये माँ जी बहुत अच्छी लगी थी। शाम के 7 बजे चुके थे जब सफ़ीर घर में दाखिल हुआ। वो अपनी बेबे को ढूंढता हुआ वो उनके कमरे में आया, लेकिन उनको बेबे कहीं नज़र ना आई तो वो फैज़ू से पूछने चल पड़ा, फैज़ू बेबे नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? साहब जी शाम को बाहर निकली थी, कह रही थी कि सामने पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, बस इतना ही बताया उन्होंने। अभी तक वहाँ से नहीं आई कोई और। किचन में रात के खाने की तैयारी कर रहा था, फ़ौरन उसे सब छोड़ता उसके पास आया। क्या अभी तक वहाँ से नहीं आई? वो जितना हैरान होता कम था। फैज़ू किसी दिन तुमने मुझसे बहुत मार खानी है। बेबे अभी तक नहीं आई वहाँ से, तो तुम ही पूछ आते। कहे तुम्हें किस लिए इस घर में लाया हूँ? वो इस पर बुरी तरह भरम होता बोला, फिर घर से निकला ताकि वहाँ जाकर बेबे को ला सके। अच्छा दादो, फिर क्या हुआ? फाइक इश्तियार से पूछा। मुकम्मल उनकी तरफ मुतवज्जो था। रिबा भी इर्द गिर्द को कुशन बखेरे उन पर लेटी ध्यान से उनकी एक बात तो सुन रही थी। माँ जी को और क्या चाहिए? मुकम्मल तवज्जो। इतनी अहमियत मिलने पर वो खुश होती, पर वो जोशो खरोश से अपना कोई किस्सा सुनाने में लगी हुई थी। अरे फिर क्या होना था? मैंने भी एक की दो सुना डाली इस मिसने को। उसे भी तो पता चलना चाहिए था ना। सकीना रहमान भी किसी से कम नहीं, वो तराकब बोली तो फाइको रीबा मुस्कुरा दी है। दरवाजे की बेल बजने पर मिसिज मिर्ज़ा एक बाहर निकली तो दरवाजे पर कोई 28 साल के लगभग नौजवान को खड़ा देख हैरान हुई। बेटा जी, किससे मिलना है आपको? उनको सामने आ जाने से एक बार तो वो झिझक गया। वो आंटी, मेरी बेबे यहाँ आई हैं क्या? बेबे कौन बेबे? बेटा मेरा मतलब दादी, मेरी दादी को। क्या वो यहाँ आई हैं? ओह अच्छा अच्छा, अम्मा सकीना जी की बात कर रहे हो? हाँ वो अंदर ही हैं। आओ ना बेटा, आओ अंदर तो आओ। मुझे मालूम नहीं था वो तुम्हारी दादी हैं। वो माजरत करती बोली। अरे नहीं नहीं आंटी जी, बस मैं यहीं ठीक हूँ। आप प्लीज़ उनको बोल दें कि उन्होंने अभी मेडिसिन भी लेनी है, वक्त बहुत हो चुका है। बस जिंदगी से बोला तो मिसेस मिर्ज़ा भी बगैर इसको फोर्स किए अंदर दाखिल अंदर चल दिए। अम्मा जी बाहर आपका पोता आया है। वो जो इन सब बातों में मसरूफ़ थी, उसकी बात सुनते धक से रह गई। अरे मर गए भाई, मैं तो गई यही। वो फ़ौरन उसे जल्दी जल्दी इसका शोर मचाती उठी, फिर उनसे उठा ना गया तो फाई को ज़ेबा ने जल्दी से पास आकर उनका हाथों से पकड़ कर उठाया। क्या हुआ दादो? आप तो यूँ डर गई जैसे छोटी बच्ची अपनी मामा के आने से डर जाती है। फाई हंसते हुए बोला। अरे तुम्हें क्या पता, वो मेरी माँ से कम भी नहीं, मेरी माँ ही बना रहता है। ज़रा जो इधर उधर हो जाऊँ। वो गेट से बाहर निकले तो सफ़ीर उनको खुशी से घूरने लगा और बगैर कुछ बोले किसी से भी उन्हें लिए चल दिया। फाइको रिबा को इनका एक दोनों को इग्नोर किया जाना बुरा तो लगा और मिसेस मिर्ज़ा को भी, लेकिन वो क्या कर सकते थे। सब ही चुपचाप अंदर आ गए। घर में दाखिल होते सफ़ीर इनसे कुछ ना बोला। फैज़ल के खाना टेबल पर लगाने तक भी वो कुछ ना बोला, चुपचाप खाना खाने लगा। वो इनको चुपचाप खाना खाते हुए देख रही थी। ये खाना क्यों नहीं खा रही? मैं पहले ही खा चुकी हूँ। सच में इस फैज़ल के फीके खाने मुझसे नहीं खाए जाते। वैसे क्या खाना बनाती है वो रिबा के? बंदा बस उंगलियां चाटता रह जाए। वो मुझे से बोली। वो अपना नवाला मुंह में डाले शौक से उन्हें देखने लगा। दिल में ख्याल आया कि मेरी नाराज़गी की वजह से नहीं खा रही, तो दिल थोड़ा खुश हुआ कि मेरी नाराज़गी की फ़िक्र है। लेकिन इनका जवाब सुनते ही सारी खुशफ़हमी हवा बनकर उड़ गई। क्या मतलब? फैज़ू फीके खाने बनाता है? वो भरम हुआ। वो सारे फीके खाने मैंने ही इसे कहता हूँ, और देखें वही सब मैं भी खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपका परहेज़ी खाना खाने को कहा है और आपने मेरी मेहनत, मेरे ख़्याल पर पानी फेर दिया। अभी कुछ दिन पहले आपकी तबीयत मुश्किल से समझ लिया। वो अपना खाना वहीं छोड़ता कमरे में चला गया तो उसे बुलाती रह गई। अब क्या करूँ? ये तो नाराज़ हो गया। अब बदले में मुझे कहीं जाने भी नहीं देगा। वो मुँह बसोरे बोली। जब बस जेलस होता रहता है मेरी बेबे, बस मेरे हद तक महदूद रहे और कोई ना हो। बस वो तासुर से सर हिलाकर रह गई। कितना बदलिहाज बेटा है इनका। खुद अब वो इतनी स्वीट सी हैं और बेटा ना हूँ। फाइट बस भी करो। अब कब से कोसे जा रहे हो उसे, जैसे तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हो। रिबा इसके बार बार एक ही बात दोहराने पर तंग आकर बोली। आप ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या करूँ? देखा नहीं कैसे दादों को कैसे घूर रहा था। मुझे तो लगता है ज़रूर इन रवैया भी दादों के साथ ही ठीक नहीं होगा। क्या हम इन्हें अपने पास ले आएँ अम्मी? आपी, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। फ़ाइक कैसी बातें कर रहे हो? हम उन्हें यहाँ कैसे ले आएँ? उनका अपना घर है। रिबा उसे डपटे हुए बोली तो वो फिर से वहाँ से उठकर चला गया। लो अब इसका मुँह बना रहेगा पूरा हफ्ता। तुम्हें पता तो है इसे आज
तक ऐसी उनसियत कभी किसी से नहीं हुई, तुम्हारी अपनी दादों से कभी ऐसा रिश्ता बन ना सका, ना वो बना सकी हो नानों को, तो तुम लोगों ने देखा नहीं। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनसे उनसियत हो जाती है, फ़ाई कभी भी एहसास है, उसने कभी ये रिश्ते नहीं देखे और ना उन्हें महसूस किया कभी, इसलिए वो ये ज़्यादा महसूस कर रहा है। अब तुम अब उसे डांटने की बजाय उसे समझाना, वो समझ जाएगा, जन्नत देगा। इससे बोल के अपने कमरे में चली गई। दीपा उनकी बात सुनी थी, गुमसुम होकर रहकर मादी की बेरहम यादें ताज़ा हुई तो आंखें भी खुद ब खुद नम होती गईं। उसे मालूम था उसकी माँ भी अब कमरे के बैठी इन सब से छुप कर अपना गम गलत कर रही होंगी। वो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी। फैजल सफ़ीर चला गया अपने काम पर। नहीं बेबे, वो अपने कमरे में है, अभी तक नीचे नहीं आए। आए हाय अल्लाह, ये अभी तक मुंह बना के कमरे में बंद है। वो अपना माथा पीट कर रह गया। वह सफ़ीर बाहर निकल, क्या छोटे बच्चों की तरह नाराज़ होकर बैठा है। अब इस उम्र में तो मुझे क्या चाहता है, मैं तेरे पीछे पीछे भागूं। वह मेरी उम्र का लिहाज ही कर ले कुछ। वो इसके कमरे के सामने आंकती हुई आई बोली। सीढ़ियाँ चढ़कर उनका सांस फूल चुका था। वो इनकी आवाज़ सुनता फ़ौरन उसे बाहर आया। क्या बेबे, आप क्यों ऊपर आई? अब देखें क्या हालत हो रही है। वो उन्हें अपने कमरे में लाता बेड पर बिठाकर फुफी से बोला। तो और क्या करूँ, अब तो मुंह बनाकर बैठा अपना कमरे में, कल से बंद है, ना ही नाश्ते के लिए आया नीचे। वो उसे घूर कर बोली, अरे आज इतवार है बेबे, मेरा और आधा लेट नाश्ते का था। आज सैफ ने आना था, बस इसी का इंतज़ार कर रहा था, इसके साथ खाना खाऊंगा। अच्छा चल, फिर मैं भी तभी खा लूँगी। क्या मतलब, अभी तक आपने ने किया नहीं नाश्ता? हाँ, तेरा इंतज़ार कर रही थी, वो उसे जिताते हुए बोली। तो वो तासुब से सर हिलाकर रह गया। बेबे, आपका आपका कुछ नहीं हो सकता। चले नाश्ता करें, फिर दवाई भी लेनी है आपने। लो ले लूँगी वो भी, अब वक्त ही क्या रह गया है। मैं भी तुम लोगों के साथ करूँगी। फ़िलहाल तो चलो तैयारी करो, सैफ बेटा आता ही होगा। जी वो तो ठीक है, मगर आपको शायद कोई बात करनी थी, वो उसे जताते हुए बोला। कौन सी बात? मुझे तो कुछ याद नहीं। क्या बात करनी थी तूने? वो जानकर भी अनजान बन गई कि कल रात की बात को छेड़ना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था, इसलिए वो बात को टाल गई। नहीं तो वो उनका वहाँ वहाँ जाना भी बंद कर देता। लोग अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी के मामले में जलसी दिखाते हैं, और ये तो अपनी बेबे को लेकर जेलस होता है। वो ये सोच कर ही करनी दुनिया से अनोखा इनका पोता है। बेबे अभी वो बात करता कि फैजू ने उसे सैफ के आने की इत्तला दी, तो वो फिर बात करने का सोचता उन्हें लेकर कमरे से निकला। शाम के 6 बज रहे थे। इस वक्त सफ़ीर ज़रूरी काम से सैफ के साथ ही निकला था। सैफ के काफ़ी देर तक यहाँ रहने पर और कुछ आज सफ़ीर के घर होने पर इनको भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। तभी वो इस वक्त बोर होती टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थी। दरवाजे की बेल बजने पर फैजू भागकर दरवाज़ा खोलने गया था। वो भी तजस्सुस में इसके पीछे आई। फिर सफ़ीर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने पास घर की चाबी रखता है और उसे गए हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। कौन है फैजू? हम हैं। दादो, फ़ाइक और रीबा दोनों एक साथ चहकते हुए बोले। उनको आवाज़ सुनकर वो खुशी और जोश से उनके पास आ गए। अच्छा किया तुम लोग दोनों यहाँ आ गए, नहीं तो मैं बहुत बोर हो रही थी। तो आप हमारे पास क्यों नहीं आई दादो? आपने तो कहा था आप आएंगी, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। फिर भी अब जाकर आप ही और मैंने खुद आपके पास आने का फ़ैसला किया। फ़ाइक उनके पास बैठते ही वे जोश से बताने लगा, तो वो भी इतनी अहमियत पर जी जान से खुश हुई। क्या तुम कुछ लोग सच में मुझे याद कर रहे थे? तो और क्या, हम तो कल आप के जाने के बाद से इतना मिस करने लगे आपको। रिपा भी दोनों पाँव ऊपर सोफे पर रखती और दोनों पास पड़े कुशन को अपनी गोद में रखती बोली। और अरे क्या बताऊँ, बस उस फी का दोस्त आ गया था आज, तो बस इसी वजह से नहीं निकल सकी मैं। वो मुँह के ज़ाविये बिगाड़ती बोली। खैर तुम लोग बताओ क्या खाना पसंद करोगे? नहीं दादा, हम लोग खाना खा चुके हैं, बस आपसे मिलने आए थे। फ़ाइक उनका हाथ पकड़ता मुस्कुरा कर बोला। लो भला, ये क्या बात हुई? अब तुम लोग पहली बार आए और कुछ खाओगे भी नहीं? ज़रा रुको, ऐसे तो नहीं जाने दूँगी। वो उससे कुफ्ती से बोली। फैजू लो पकाने लगी और उसे उनके लिए कुछ लाने को कहा। सफ़ीर सैफ के साथ किसी काम से निकला था। अब उसे इसके घर छोड़कर जल्दी के चक्कर में भी उसे आते हुए देर हो चुकी थी, और उसे मालूम था बेबे इसके इंतज़ार में बैठी होगी। लेकिन ये खुशफहमी भी धड़ी की धड़ी लगी। जब वो घर में दाखिल हुआ, लॉन्च में पहुंचा, तो वहाँ अलग ही महफिल जमी हुई थी, जिससे उसका मूड कारत हुआ। बेबे बहुत ही मज़े से हाथों में हलवे की कटोरी पकड़े सोफे पर बैठी खा रही थी। करीब ही रखी मेज़ पर अनवार किस्म के खाने की चीज़ें पड़ी थी, और साथ में दो अफराद। एक तो वही बिला वजह फ्री होने वाली लड़की, और साथ में एक टीनेज लड़का भी था जो शायद उसका भाई था। सभी खाने से इंसाफ करते बातों में मसरूफ़ थे, ऐसे जैसे कोई दावत चल रही है। उसके गुस्से में जिस चीज़ से ने इजाफा किया वो था बेबे के हाथ में हलवे की कटोरी। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो गुस्से से दरदराते हुए उनके पास आया, तो बेबे जो अपनी मौज में बैठी हलवे खाते हुए वजह से इन दोनों को कोई किस्सा सुना रही थी।
की को देख सामने देखकर उनका मुँह को चाहता चम्मच हवा में मुअल्लक हो गया। अलंग ऐसे देखकर सफ़ेद पड़ गई। वह मुश्किल हलवे का नवाला हलक में उतारती उन्होंने बेबसी से हलवे से भरी कटोरी को देखा। फिर सफ़ीर को, भाई को, रिबा भी जो मज़े से बैठे थे उसके आवाज़ सुनकर घबरा गया। अरे सफ़ीर, तुम इतनी जल्दी आ गए? घबराते हुए बेबे के मुँह में जो आया बोल दिया। बेबे, वक़्त देखा है आपने? मुझे आ जाते हुए लेट हो गई। और वो इनकी बात सुनता दाँत पीसकर बोला। इन लोगों के सामने बेबे की ये कसम मज़ीद खोल गई। और ये आप क्या खा रही हैं? डॉक्टर ने आपको मीठे से मना किया है ना? तो फिर ये क्या? और मैंने तो फैज़ल से सख्ती से मना किया था कि ये सब हमारे घर नहीं बनेगा, तो ये क्यों बनाया इससे? तो एक तो ये आज मुझसे मार खाएगा। वो गुस्से से बोलता फैज़ल को बुलाने लगा। ऐसे में फ़ाइक और रिबा को उसने मुकम्मल इग्नोर किया, जिससे वो बेइज्जती महसूस करते हुए बस इसे एक दूसरे को देखने लगे। एक मिनट, इसमें फैज़ल की कोई गलती नहीं है। वो मैंने ही ये हलवा बनाया था। प्लीज़ आप इसे कुछ मत कहें। इससे पहले कि वो फैज़ल को कुछ बोलता, रिबा फ़ौरन बीच में आती बोली। उसको बीच में दखल करते देख बेबे अपना सर पीट कर रह गई और सर तासरात लिए उसकी तरफ मुड़ा। तो ये आपने बनाया है? पूछ सकता हूँ किस खुशी में? जानती हैं आप, इनको मीठे से सख्ती से मना है। पिछले 1 महीने से मैंने इनका कैसे ख्याल रखा है वो मैं जानता हूँ। आपको क्या ज़रूरत थी सती सवित्री बनने की? आपने मेरे घर में मुदाखलत की ही क्यों? और एक और बात, आप यहाँ इतनी देर तक क्या कर रही हैं? वक़्त देखा है आपने? आपके घर में लड़कियों के इतनी देर तक बारात बाहर रहने पर कोई रोक टोक नहीं होगी, मगर मुझे मेरे घर में किसी अनजान लड़की का इतनी देर तक रहना बिल्कुल पसंद नहीं। उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में बोला। इतनी बातें सुनने के बाद रिबा की आंखें नम होने लगी। किसी के आगे कभी आंसू ना बहाने वाली कि उसके सामने आंखें नम होने लगी तो वह जल्दी से सर झुका गई। मुबादा उसकी आंखों में मौजूद नमी कोई देख ना ले। उसकी बातें सुनते फ़ाइक की भी अब बस हो गई थी। 1 मिनट भाई, पहले तो ज़रा तमीज़ सीखें। किसी से तो छोड़े, अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। और आपको सीख लेना चाहिए कि किसी घर आए मेहमान से कैसे की जाती है। तमीज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं किसी लड़की से बात करने की भी। दूसरी बात, हम यहाँ दादों से मिलने आए थे, तो ये मामला उनके और हमारे बीच का है। आपको बीच में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो उनके कंधे तक आता था। ये भी आँख उठाकर बात करता, कहीं से भी छोटा नहीं लग रहा था। खबरदार, जो आप मेरी आपी से इस अंदाज में दोबारा बात की बगैर पलकें झपकाए। वो अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से घूरता उससे बोला। 2 कदम चलकर वो बेबे की जानब आया और उनके दोनों हाथों को पकड़ा। वो गले में शर्मिंदगी और दुख से मुझसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। दादो, मैं आपका कल इंतज़ार करूँगा, आप आएंगी ना? वो उससे मुस्कुराकर बोला। तो वह हैरत से सर उठाकर उसे देखने लगी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट से सर हाँ में हिला दी। चलो आपी, अब हम यहाँ नहीं आएंगे, वो रिबा से बोला, लेकिन देख सफ़ीर को रहा था, जो तब से चुप साकत खड़ा इस छोटे लड़के को देख रहा था, जो 2 मिनट में उसकी बोलती बंद कर चुका था। वो फ़ौरन से वहाँ से निकल गए तो बेबे भी खुशी से उसके बगैर कोई बात के अपने कमरे में चली गई। सफ़ीर लब भींच कर उन्हें खामोशी से अपने कमरे में जाता देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई उनके पीछे उनके कमरे में जाने की। उससे सुबह बात करने का सोचता वो थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। और इन कुछ दिनों में सफ़ीर को बेबे की खामोशी ने बेबसी और ज़च होकर सर पीटने पर मजबूर कर दिया। वो जो क्या क्या ना सोच कर यहाँ शिफ्ट हुआ था, अब 1 हफ्ते में ही अपने पड़ोसियों से रिच हो चुका था, जो उसकी बेबे को उसके खिलाफ ही कर चुके थे। वो उसे किसी सूरत माफ़ करने को तैयार ना थे, तो और उसे यहाँ से वापस जाने की धमकी भी दे चुकी थी, जिससे मजबूर होकर वो आज उनके गेट के सामने ना चाहते हुए भी खड़ा था। बेल बजाने पर कुछ ही देर बाद गेट खुला तो सामने रिबा ही थी। फरहान और साकत तो रिबा भी रह गई थी। उसे अपने गेट पर देखकर फिर कुछ सोचकर खुशी से बोली, दादो यहाँ नहीं आई हैं। बोलते ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी तो वो फ़ौरन उसे रोक गया। नहीं, मैं बेबे का ही नहीं पूछने आया, तो वो मैं उस दिन के लिए माफ़ी मांगने आया। उसे देखने की बजाय इर्द गिर्द देखते हुए उससे बोला, तो आपको याद भी 1 हफ्ते बाद आया? वो तंज़ी अंदाज में बोली। इसका तंज सुनता वो सख्ती से जबरे बीच गया। देखो, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था, मांग चुका हूँ। बेबे मुझसे तो तब से बात नहीं कर रही हो। वो मेरे लिए क्या मुकाम रखती हैं, शायद तुम कभी ना जान सको। तो प्लीज़ तुम और वो अपने भाई को अपने साथ घर ले आना और आकर उनसे मिलना। अगर फिर से इसी तरह घर लाकर बेइज्जत करना, और प्लीज़, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, मज़ीद ऐसा मत बोलो। वो इसकी बात बीच में काटता जिद होकर बोला। तो वो भी मज़ीद उसे तंग करने का इरादा करती मान के इस तकरार सुनता था कि मज़ीद इससे बात किए या उसकी सुने। वहाँ से चला आया। वो मज़ीद इस लड़की से कोई बात नहीं करना चाहता। ये सब भी वो अपने बेबे के लिए कड़वा घूंट भरते पर मजबूर था। सारे एहलकारों को हदायत देते वो भी आगे बढ़ी। रात 12 बजे ही उन्हें यहाँ रेड का ऑर्डर मिला था।
मंशियात की सुमंगली का काम यहीं से हो रहा था। काफ़ी देर से सबूत इकट्ठे करने के बाद ही वो ये सब करने पाने पर कामयाब हुई थी, क्योंकि ये रेड किसी आम शख्स पर नहीं बल्कि शहर के मशहूर सियासी शख्सियत के फार्म हाउस पर डाली गई थी। इस सारे मिशन को वही लीड कर रही थी। ऐसे में वो इसके साथी अपनी जी जान की बाजी लगा रहे थे। आज इतने महीनों की मेहनत के बाद वो किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहती थी। अंदर 25 के लगभग लोग थे। हथियारों से लैस बहुत से लोग पकड़े जा चुके थे और ढेरों सारी मुश्किलात भी वो अपनी तहरीर में ले चुके थे, मगर कुछ लोग घुटने टेकने पर राजी नहीं हो रहे थे। करीब 2 घंटे की खान तोड़ कोशिश के बाद वो सब पर काबू पाने में कामयाब हुए। इस बीच वो अपना बाजू भी जख्मी कर चुकी थी। गोली उसके बाजू को छू कर गुजरी, जिससे उससे बचत हो गई। लेकिन इस सब के बाद भी वो अपने ज़ख्मी बाजू से लापरवाह थी। मैम, आपका काफ़ी खून बह चुका है, प्लीज़ पहले हॉस्पिटल चलें, फिर आपको वापस थाने भी चलना है। गुलाम खान से जब रहा नहीं गया तो वो फ़ौरन जिक्रमंदी से बोला, हाँ ठीक है चलो। वो सुनो, मेरे घर से फ़ोन आया तो बोलना मीटिंग में हूँ, और मेरे ज़ख्मी होने के बारे में तो बिल्कुल मत बताना। वो मन करने वाले अंदाज में बोले, जी ठीक। वो फ़ौरन खुफकी से आंखें घुमाकर बोला। तो वो सर झटक कर जीप में बैठी तो गुलाम भी ड्राइविंग सीट पर आया। अस्पताल से बैंडेज करवाते उसे 2 बज चुके थे। सब काम से फारग होती और फ़ौरन घर के लिए निकली। अपना ख़राब यूनिफॉर्म वो पहले ही चेंज कर चुकी थी, क्योंकि जन्नत बेगम को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो गेट के पास पहुंचते ही किसी को डिस्टर्ब किए बगैर वो कार से निकलती, गेट खोलकर कार अंदर पार्क की दूसरी तरफ से। फिर अपने ऑफिस के काम की वजह से अब फारिग हुआ था और सोने का इरादा करता उठा था। सब सामान समेटने वो खिड़की की तरफ आया, जो खुली हुई थी। उसे बंद करते उसकी नज़र रीबा पर पड़ी, जो रात के इस वक़्त घर आई थी, और इसका रात के इतनी देर तक घर से बाहर रहना उसे बहुत नागवार गुज़रा। एक लख्त बहुत ही मनफी ख़्यालात उसके ज़हन में उभरे थे। फिर वो सर झटक कर खिड़की बंद करता अपने बेड की तरफ बढ़ गया। रिबा जैसे ही पहुँच में आई तो जन्नत बेगम को जागते पाकर वो गहरा सांस भरकर रह गया। अब आप अभी तक जाग रही हैं? आपको पता है तो है, मेरी नौकरी ऐसी है। वो थकावट और दर्द से चूर खुद को नॉर्मल करती हुई उनसे बोली, हाँ जानती हूँ, मगर क्या कर सकती हूँ, नाजुक हूँ, दिल के हाथों मजबूर। जब तक एक बार तुम्हें घर खैर खैरियत से ना देख लूँ, सुकून कहाँ आता है। वो इसका सर चूमती मोहब्बत से बोली, तो वो उनके हाथ थाम कर अपने होठों से लगा गई। देख लिया ना, अब मैं आ गई हूँ, अब जाकर आराम करें, सुबह बात करेंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ और खाना भी खा चुकी हूँ। उसकी बात सुनती सस्त सुनती हाथ हिलाकर अपने कमरे में चली गई, और वो अपने कमरे में आते ही बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटी कुछ ही देर में उसे अपना होश तक ना रहा। सुबह उसके कमरे से निकलने पर जन्नत बेगम फाइक को भेजती उसके कमरे में आई तो वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। वो भागता होकर कमरे से बाहर निकली, डॉक्टर को फ़ोन करने। फिक्र ना करें, मैं मैंने मेडिसिन दे दिया, कुछ देर तक ठीक हो जाएगा। ठीक, आप परेशान ना हो, ध्यान से इनकी बैंडेज चेंज करवा दीजिएगा, डॉक्टर उन्हें हिदायत देती जा चुकी थी। और जन्नत बेगम गुमसुम ही उसके सराहने में बैठी उसे देख रही थी। हाँ, ये आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? वक्त देखा है क्या हुआ है आपको? अभी आपको अपनी दवाई भी लेनी है। फिर उसको बड़ी में जाता देखकर झंझरा कर बोला, अरे वो बच्ची इतनी बीमार है, इसका पता करने जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी। वो नाराज़गी से बोलकर धीरे धीरे से चलती घर से निकली, तो वो गुस्सा जब्त करता रह गया। हूँ बीमार सब नाटक के सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए अटेंशन सीकर। यार तू क्यों खार खाता है इस लड़की से? तेरा बगाड़ा क्या है? इसने बेबे से ही तो मिलती है। वो सैफ तासुब से सर हिलाता बोला, मुझे नहीं पसंद किसी की दखलंदाजी, तुम्हें मालूम तो है, फिर क्यों ऐसे बोल रहे हैं? वो बेजारी से बोलता कुर्सी की कुछ से टेक लगाकर खुफी से उसकी ओर देखने लगा। इस वक्त वो दोनों ऑफिस के कमरे में बैठे किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। ना चाहते हुए भी इस लड़की का जिक्र उसके बीच आ चुका था। सैफ बेबे की इसके साथ नाराज़गी से भी वाकिफ था, तभी उससे बोला, हर लड़की को एक ही तराजू में ना तोला करो, सब एक जैसी नहीं होती, और अब तुम्हें अपनी ये बिला वजह की कुछ हफ्ता सोचा से निकल आना चाहिए। अगर सुकून की ज़िंदगी वैसा करना चाहते हो तो ही ने जो भी किया इसका सबक उसको ज़रूर मिलेगा। और बस करो यार, इसको नाम भी मत लो मेरे सामने, मेरा खून खोलने लगता है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो नफरत का इजहार करता बोला तो सैफ लब बीच कर रह गया। वाहिद वही इसका दोस्त था जो बिला तकल्लुफ़ से ये बातें कर सकता था, जो उसकी ज़िंदगी के सब पहलू से वाकिफ था। अभी ये बहसबाजी जारी रहती कि ऑफिस का दरवाज़ा नॉक हुआ। इसका सेक्रेटरी था जो उसे मिस तारा फ़ारूक के आने का बता रहा था, जिससे उसका मूड बुरी तरह आउट हुआ। सब दिल जलाने वाली बेनी खेज मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखने लगा, उसे नज़रअंदाज करते। वो सेक्रेटरी को अपने मसरूफ़ होने का बोलता कि वो खुद ही उसके ऑफिस में चली गई। मिस्टर सैफ, दिस नॉट गुड, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, आप हैं कि मेहमान का इतना वेट करवा रहे हैं।
उसने किसी एक अदा से अपने डाई किए और गोल्डन बाल झटकते बोली, मेरा ख्याल है मुझे अब जाना चाहिए। तुम्हारी खास मेहमान आई है तो तुम उनको वक़्त दो। सफ़ीर, मैं फिर मिलता हूँ। वो इसकी हालत से महसूस होता, उसके इशारों को नज़रअंदाज करता वहाँ से निकला। दरवाजे के पास पहुँचते ही उसको आँख विंक करना ना भूला था, जो सफ़ीर को मज़ीद तपा गई। जी फरमाइए मिस, आपको मुझसे कोई काम था? जहाँ तक मुझे याद है तो सब बातें आपके पापा से मैं इस प्रोजेक्ट की फ़ाइनल कर चुका हूँ। मज़ीद मेरा नहीं ख्याल किसी डिस्कशन की ज़रूरत थी। वो संजीदगी और बगैर किसी लचक के बोला, तो क्या हुआ मिस्टर सफ़ीर? ज़रूरी तो नहीं हमेशा काम ही होता कि हो सकता है हम पार्टनर्स हैं। मेरा मतलब बिजनेस पार्टनर। तो वो गड़बड़ा वजाहत करती बोली, तो वो तब भी चुप रहा। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती जाऊँ, लेकिन मैं फारग बंदा नहीं हूँ मिस, मुझे और भी बहुत से काम है। सो नेक्स्ट टाइम पहले मेरी सैलरी से पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। वो उसे मज़ीद कोई बोलने का मौका दिए बगैर वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा उसके लिए खोलता, जैसे उसे यहाँ से दफ़ा हो जाने का कह रहा था। वो लब नीचे उस बेइज्जती पर फ़रोख्त चेहरा लिए वहाँ से तनफन करती निकली। अपने सेक्रेटरी को बोला कि वो इस पर बहरम होने लगा था। आइंदा ये जब भी यहाँ आए तो मुझे तक भेजने की बजाय इसे वापस कर चलता करना। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई रिबा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, फ़ैक का क्या होता? हम दोनों का सोचा है तुमने? वो रोते हुए उससे बोली। वो बेबसी से उन्हें रोता हुआ देख कर रही थी। फ़ैक का रोक कर बुरा हाल हो चुका था। अब जब से उसे पता चला था कि उसे गोली लगी है, वो हमेशा ऐसे ही करती है। मम्मी, मैं अब इससे बात नहीं करूँगा। फ़ैक शदीद गुस्से में रोते हुए बोलता। अपने कमरे से में बंद हो चुका था और बेबसी से उनको देख रही थी। अब जानती हैं मेरी जॉब कैसी है, फिर भी आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। बस इसी वजह से आप लोगों को की ऐसी हालत की वजह से नहीं बताया मैंने। क्यों नहीं समझते आप लोग मुझे? वो रोते हुए चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी, आप अपने बाप को ये साबित कर चुकी हैं कि मैं भी किसी बेटे से कम नहीं हूँ। जैसे साबित करना चाहती हो उसे मालूम तक नहीं, वो अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश होगा। तुम क्यों इतनी हल्कान हो रही हो रिबा? वो बेबसी से बोली। ना भी पता हो तो बहुत जल्द पता चलेगा, वो पछताएंगे भी। मुझे बस इस दिन का इंतज़ार है और फिर मैं उन्हें धुतकार दूंगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने मुझे धुतकारा था, सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की थी। और मैं जब सब पता करवा चुकी हूँ अम्मी, आपको मालूम नहीं जिस औरत से उन्होंने बेटे के लिए शादी की है वो उन्हें कोई औलाद नहीं दे सकती। वो तंज़ीह अंदाज में इससे बोली तो जन्नत बेगम अपने गाँव से उसे देखने लगी। क्या बोली रही हो रेबा? तुम्हें अंदाज़ा भी है इस इंसान को फ़ाइक का नहीं पता कि इसका बेटा भी है और एक बेटी के अलावा, तो वो फ़ाइक को हमसे छीन लेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ रिबा, अपनी बहन पर रहम कर, माँ पर रहम करो। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया अपनी ज़िंदगी में, अब तुम में से किसी की भी जुदाई मेरी मौत का सबब बनेगी। तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हारे नानों ने इतना तो छोड़ा है कि हम आराम से ज़िंदगी गुजार सकें, और तुम्हारी शादी भी धूमधाम से कर सकती हूँ। वो इसके दोनों हाथों को पकड़ इल्तिजाई अंदाज में बोली। उनके पास उनको वो तरफ उठी। नहीं अम्मी प्लीज़ ऐसा मत बोलें, ये नौकरी अब मैं नहीं छोड़ सकती। इस पेशे से मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरी जान तो जा सकती है मगर मैं ये नौकरी कभी नहीं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। आप मुझसे ऐसी जिद मत करें। और रही बात फ़ाइक की, तो कोई उसे हमसे अलग नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है आपसे। और वो शख्स अब इस काबिल भी नहीं कि ये सब कर सके। और रही बात मुझे गोली लगने की, तो अम्मी मौत तो सबको आनी है, इसके लिए तो बस एक बहाना ही काफ़ी है। वो जो भी हो, बस इस पेशे से ताल्लुक़ ना भी रखूँ तो कौन सा मौत मुझसे दूर रहेगी। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने कितनी ही माँओं की गोद उजड़ने से बचाई है और ये मुझे कामयाब ठहरा। मुझे फ़ख्र है अपनी बेटी पर कि खुदा ने मुझे तुम जैसी बेटी से नवाजा, जो मेरे बुरे से बुरे हालात में मेरी ढाल बनी। वो नम आँखों से बोलती उसे अपने सीने से लगा चुकी थी, जबकि दिल दर्द से फटा जा रहा था अपनी बच्ची की हालत देखकर। वो जानती थी कि कुछ मामलों में किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। वक़्त ने उसको हर दर्द चुपचाप सहने के साथ बहुत तल्ख़ भी बना दिया था। सबसे हँसकर मिलने वाली अपने अंदर क्या कुछ दर्द लिए फिरती है, किसी को मालूम तक नहीं। ना उसने आज तक अपनी माँ को इन बातों को हवा लगने दी। चलें अब सुलह हो गई हो तो मैं जाकर ज़रा अपने शहज़ादे को मना लूँ, इसकी नाराज़गी में बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। वो रोंसी होती अपने कमरे से निकली। अब जब तुम इसकी कोई बात नहीं मानोगी तो ये सब को तो झेलना पड़ेगा तुम्हें, आखिर वो भी तुम्हारा भाई है। बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोलती, उसके साथ बोली। इस वक्त वो अपने
कैजुअल ड्रेस में थी, अपने किसी केस की पूछताछ करती यहाँ माल आई थी कि उसकी नज़र स्पीड पर पड़ी। वो किसी बुजुर्ग औरत का सामान पकड़े उन्हें सड़क पार करवा रहा था। इस जल्लाद का ये रूप देखकर वो बहुत हैरानी से देखकर उसके लब बहुत मुस्कुराहट में ढल गए जाते थे। अब भी वो शौक नज़रों से उसे ही देख रही थी। सफ़ीर शहराज शहरज़ाद, तुम इस दिल को बहला गए हो। क्या करूं अब मैं अपने इस दिल के साथ। ये दिल आया भी तो किस पर, जिसके मुझे देख कर ही मुँह के ज़ावे बिगड़ जाते हैं। अब क्या होगा मेरा। वो एकदम ही दिल गिरफ्तगी से खुद से बरबराई। आज बहुत दिन बाद उसका दिल किया बेबे से खुद मिलकर आए। अपने नए केस की वजह से वो वक़्त भी नहीं निकाल पा रही थी और घर भी लेट आ रही थी। अब वो अपने घर से निकली। उसका रुख सफ़ीर के घर की तरफ था। गेट खुला देखकर वो हैरान हुई। फिर दूर फैज़ू को देख वो समझ गई पास ही किसी शॉप तक गया होगा, मगर इसकी इस लापरवाही पर उसे सख्त गुस्सा आया। वो गेट बंद करती अभी उसने अंदर कदम ही बढ़ाए थे कि गेट की बेल हुई होने पर वो गुस्से से पलटी कि ज़रूर फैज़ होगा गेट खोलने पर उससे पहले कि कुछ बोलती। जब उसने गेट के पास मॉडर्न सी बोल्ड ड्रेस में किसी लड़की को खड़े देखा, उसका मूड सख्त ख़राब हुआ। इसे लड़की को देखकर जी किससे मिलना है आपको। वो मुँह के ज़ाविये बिगाड़ती उसे घूर कर बोली, तुम कौन हो और सफ़ीर के घर में क्या कर रही हो। इस मॉडर्न सी लड़की ने बैक वक़्त आंखों में हैरानगी और नागवारी लिए उससे पूछा, क्या मतलब क्या कर रही हूँ। मेरा घर है, अपने मियाँ के साथ रहती हूँ और घर में लोग क्या करते हैं। वो आंखें टपका कर बोलती, साथ तो पीछे घर के अंदर भी देखती रही कि कहीं पकड़ी ना जाए। क्या कहा तुमने, तुम्हारा शोहर। तो तुम सफ़ीर की वाइफ हो। वो शौक से बोली, जी बिल्कुल। आपको कोई शक हो। नाक घेर कर बोली वो। अलग बात कि वो धक्कर जारी थी। उसके अंदर धक्कर जारी थी। कहीं वो जल्लाद यहाँ ना आ जाए। अच्छा देखें हमारा वक़्त ज़ाया ना करें। हम लोगों की भी कोई प्राइवेसी है। अब संडे वाले दिन तो हम मियाँ बीवी को बख्श दिया करें। आ गई हो उठकर ऑफिस का काम लेकर। संडे को भी सुकून नहीं। वो जल्दी से बोलती, उसके मुँह पर गेट बंद कर गई। तारा इस लुक हक्का बक्का रह गई। अभी तो फिर के शादीशुदा होने के सदमे से ठीक से नहीं निकल पाई थी कि ऊपर से इतनी बेइज्जती। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे नुकरानी की तरह ट्रीट किया जैसे मैं एक मामूली सी एम्प्लॉयर हूँ। ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी सफ़ीर। वो गुस्से से बंद गेट को घूरते बोली और वहाँ से चली गई। इधर रिबा सफ़ीर के घर पर मौजूद ना होने का शुक्र मनाती बेबे से मिलती उनके पास कुछ देर बैठी और वहाँ से निकल आई। वो अभी सफ़ीर का सामना तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। शहर में इस वक्त बढ़ती चोरी डकैती की वारदातों ने शहरियों को बहुत परेशान कर दिया था। ऊपर से बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी ने मज़ीद सूरत हाल तबाह कर दी थी। मुश्किल से आए 4 पैसों को भी ये इन गरीबों से छीन लेते थे। इस वक्त भी थाने में एक शोर बरपा था। एक ज़ख्मी बूढ़ा शख्स रो रो को इससे मदद की अपील कर रहा था। उसकी मेहनत से कमाई जमा पूंजी तो गई, साथ इसका बेटा अस्पताल में ज़िंदगी व मौत की जंग लड़ रहा था, जो बचाने के चक्कर में उसकी गोलियों का निशाना बन चुका था। वो अपने ऑफिस में बैठे किसी मैं ज़रूरी केस की स्टडी कर रही थी कि इस शोर पर अपने कैबिन से बाहर आए। क्या हुआ, क्यों इतना शोर हो रहा है। वो महज अपने प्रोफेशनल भरे अंदाज में संजीदगी से बोली, मैडम डकैती की वारदात का केस आया है और मैडम ये वही है जो हर बार अपने असर खूद से बच जाते हैं। निशानदही भी हो चुकी है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही अंदर रह सकेंगे। कांस्टेबल की बात सुनकर उसका खून खोलने लगा था। एक नज़र इस बूढ़े ज़ईफ़ पर डाली जो बेबसी की दास्तां बना उसकी तरफ आस से भरी देख रहा था। रफ़ीक चाहिए एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, फ़ौरन उसे गिरफ़्तार करो। इन लोगों को शाम में मुझे वो लोग यहाँ चाहिए। ये मैं तुम्हें बताती हूँ। फ़ौरन टीम को लेकर निकलो, देर न हो। वो उन्हें ऑर्डर देती अटल लहजे में बोली तो वो सर हिलाकर चला गया। इस शख्स को लेकर अपने कैबिन में मुलाजिम से कहकर उसके लिए पानी लाने को कहा। बाबा आप फिक्र मत करें, आपका पैसा भी मिलेगा आपको और इनको सज़ा भी। कहीं दोबारा वो ये काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटी मुझे मेरे पैसे मिल जाएं यही बहुत है। मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे हम दोनों ने बहुत मुश्किल से जमा किए थे। मेरी बेटी की शादी बहुत मुश्किल से तय हुई है। रिश्ता ना मिलने की वजह उसकी बढ़ती उम्र थी। बस खैर से मुझे वो पैसे मिल जाएं बेटी, तुम्हारा बड़ा आसान होगा। मुझे लाचार पर उसके साथ ने हाथ जोड़ता वो ज़ईफ़ शख्स रो पड़ा। उसकी बात सुनते वो खुद को जब्त किए कड़े पहरे बैठा चुकी थी, लेकिन इन लोगों को उबरतनाक सज़ा ज़रूर देने का पक्का इरादा कर चुकी थी, चाहे उसकी नौकरी ही क्यों ना खतरे में पड़ती। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर फ़ारूक, ये डील आपने किस खुशी में ख़त्म की है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। फिर उसके सेक्रेटरी के ज़रिए उसे ये नोटिस मिला था। वो शदीद गुस्से में उनके ऑफिस में मौजूद था, जो अब मिस्टर फ़ारूक की बजाय तारा की तरफ से आए थे, जो उसके ऑफिस में ही साइड पर पड़े सोफे पर बैठी थी। देखो मिस्टर, इतना चीखने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ये डील मैंने साइन की थी तो तोड़ भी मैं ही रही हूँ, और इसकी वजह अपनी बीवी से पूछो जिसने मुझे बेइज्जत करके तुम्हारे घर से निकाला। तारा नौत भरे अंदाज में बोली, उससे इसका शादीशुदा होना
होना ही हज़म नहीं हो रहा था। व्हाट द हेल बीवी, क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी कहाँ से आई वही जो तुम्हारे घर पर थी और खुद को तुम्हारी बीवी बोल रही थी? देखो तुम फिर से ये इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर। और एक मिनट, तुम मेरे घर पर क्या करने आई थी? वो जिनसे आ रहा था सब होकर फिर इस गुस्से में बोला। तारा एकदम घबरा गई। बेहेव मिस्टर सैफ, अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। जब एक बार बोल चुकी है मेरी बेटी के डील कैंसिल है तो बस बात ख़त्म। मैं अपनी बेटी की कोई बात रद्द नहीं करता। सो बेहतर है यहाँ चले जाएं, नहीं तो मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर फ़रूक बदतमीज़ी से बोले तो वो मज़ीद कोई बात किए एक नज़र दोनों को गुस्से से घूरता चला गया। कार ड्राइव करते सख्त गुस्से में उसका रुख घर की जानिब था और गम और गुस्से से अपनी गाड़ी घर करी करता वापस बाहर निकला। इसका रुख रिबा के घर की जानिब था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ इस लड़की के मजाक की वजह से उसके हाथों से निकल गया और साथ ही उसे इस तरह से जाने क्या कुछ सुना मिला जिसको वो किसी खातर में नहीं लाता था। उसकी बात सुनकर उनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये सब क्या धरा इस लड़की का ही होगा। बेल बजाने पर दूसरी तरफ रिबा की अम्मी थी जो बगैर देखे शदीद गुस्से में उसको सुनाने लगा था, लेकिन मिसिस जन्नत को देखकर लब भींच कर रह गया। वो मुझे मिस रीबा से मिलने का कोई काम था बेटा। वो तो इस वक्त अपने ऑफिस होगी, घर नहीं है जन्नत साहब। इसको अपने गेट पर और वो भी रीबा का पूछते देख हैरान होकर बोली थी। वह यकलक हैरान शदीद हैरान हुआ उनकी ऑफिस वाली बात सुनकर। वो तो उसे किसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट समझा था और ये जॉब कब से करने लगी। क्यों, क्या हुआ, खैरियत है ना? मिसिस जन्नत उसे कुछ सोचों में गुम देखकर फ़क्र से बोली, नहीं और नहीं आंटी, खैरियत थी बस। क्या बता सकती हैं कि वो कब आएंगे? हूँ आज कब नहीं, मैं नहीं बता सकती। अक्सर तो वो रात को ही नहीं आती। क्या रात तक? हाँ बेटा, अगर ज़्यादा ज़रूरी काम है तो मैं इसे बता दूंगी, वो तुमसे घर आकर मिल लेगी। जी ठीक है आंटी, आपका शुक्रिया। वो इनका शुक्रिया अदा करते मायूस सा वहाँ से चला आया। बताकर भी नहीं गया क्या काम था। आजकल के बच्चे भी ना बड़ों को तो कुछ समझते ही नहीं। जन्नत बेगम कंधे उठाकर रह गई। वापसी घर की तरफ आते वो खुद से ही सवाल जवाब करता उलझा होता। ये किसका ऑफिस में काम करती है जो अपने प्यार को रात तक बिठा कर काम लेते। और आंटी कितने आराम से बता रही थी जैसे बेटी की नहीं बेटे की बात कर रही है और बेटी की इस रूटीन से कोई मसला ना हो। कैसी लापरवाही है, वो भी एक लड़की के मामले में। ज़रूर वो सबको धोखे में रखा होगा इसने। शक्ल से जितनी मासूम लगती है हकते इसके उल्टे कितनी बुरी माँ है। और भाई अपनी बहन के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करता। वो तल्खी से सोच सका। दोपहर का वक्त था। बाजार हजूम से लोगों के हजूम से पुर था। पैर धरने को जगह तक ना थी। लोग अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने में जुटे हुए थे, एक दूसरे से लापरवाह मसरूफ से अपने अपने कामों में लगे हुए थे। ऐसे में एक तरफ से उठता शोर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने पे कामयाब हो गया। लोगों की भीड़ अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जमा होना शुरू हो गई थी। वो सब और उसके पास से गुजरते लोग भी अब इस भीड़ में जमा होना शुरू हो गए थे। असल माजरा जानने के लिए कुछ लोग इश्तार गुस्से से भरे 3 लोगों को घसीट कर लाए थे जो इनको गालियाँ बकते खुद को छुड़ाने की कोशिश में हल्काना रहे। देखो छोड़ो, हमें नहीं तो बहुत पछताओगे, बुरा पछताओगे। तुम जानते नहीं हमें, हम लोग से इतना जानते हैं कि तुम वो खोर लोग हो जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। मेहनत मजदूरी से कमाया जाने वाला हमारा हलाल रिज़्क तुम लोगों के पेट का लुकमा बन जाता है। तुम लोगों के लूट मार डकैती की वजह से बहुत से लोगों तो ज़िंदगी से हाथ तक धो बैठते हैं। किसी की माँ की गोद तक उजाड़ देते हो तो किसी के सर से बाप और शोहर का साया छीन कर भी आराम से खुले आम धनाते फिरते हो। रही पुलिस की बात तो मजलूम बस इंसाफ की राह तकते तकते अगले जहाँ पहुँच जाता है। वो शख्स चीख कर लोगों को भी इश्तार डरा रहा था। बाकी 3 लोग अपनी टांगों और मुखों से उसकी खिदमत कर रहे थे और लोगों के हजूम जम गफ़ीर को बस एक चिंगारी की ही तो ज़रूरत थी। जो इंसान से उसका कसूर तो बाद में पूछते हैं, पहले उसको सज़ा सुनाते हैं सबको। कि इतना सुनने की देर थी कि वो सब गम और गुस्से से इस पर टूट पड़े। इन लोगों की चीखों पुकार हजूम में ही दम कर रह गई। वो लोग जो इनको यहाँ तक लाए थे हजूम से निकले वहाँ से गायब हो चुके थे। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँची, इन लोगों के हजूम को हटाने लगी, लेकिन उनके आने से पहले ही भड़की हुई अवाम ने इनको किसी काबिल नहीं छोड़ा था। एक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा दोनों की बाजू और टांगों की हड्डियां टूट चुकी थी कि वो सारी उम्र के लिए मजदूर हो चुके थे। मैम, अगर आपके इस कारनामे की खबर ऊपर तक पहुंच गई ना तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वो गुलाम खान परेशानी से बोला। आगे तो खैर है मैम, मगर मेरे घर में अकेला ही कमाने वाला हूँ।
ग़ुलाम खान, आप परेशान क्यों होते हैं? आपका नाम इसमें कहीं नहीं आएगा और बेफ़िक्र रहें, आपके घर वालों की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। मेरे होते फ़िक्र मत करें। अंदाज़ में लापरवाही थी जिससे ये इतनी अहम बात ना हो। खैर ये सब छोड़ें और ये बताएं, शमी की शादी हो गई थी? लड़के वाले कोई मसला तो नहीं कर रहे थे? वो जो कुछ तो है ना? अब के अंदाज़ फ़िक्र लिए हुए था जैसे बहुत अहम बात हो। जी मैडम, आप जो मेरी बेटी की शादी पर इन लोगों की को धमकी देकर आई थी, उनकी मजाल वो जो अपनी मौत को दावत दें। शमी भी बहुत तेज़ है। मजाल है जो कोई बात आपसे छुपाए। मुंह बनाकर रूठेपन से बोला तो रेबा मुस्कुरा दी। हाँ तो ठीक करती है, वो समझदार है बहुत। इस दिन वो ना बताती तो आप तो बेटी को बोझ समझे मजीद कर्जे में डूबने की तैयारी कर रहे थे, जो कि सारी उम्र ख़त्म ना होता उल्टा बढ़ता था। वो तंज़िया अंदाज में बोली। अब आप मुझे मौजू से घुमा रही हैं मैम। मेरी जान यहाँ आधी होती जा रही है, आपको कोई टेंशन ही नहीं। इन सब का आपकी नौकरी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है जानती हैं आप? वो चलाते हुए बोला। अंदाज में इसकी के लिए फ़िक्र थी ग़ुलाम खान। उसके वाल देती नज़रों को देखते वो नाराज़गी से सलाम करता वहाँ से चला गया। वो तासुब से सर हिलाकर रहेगी। सारा प्लान इसने सेट ही इस अंदाज में किया था कि सबूत ना मिलने पर उसको वही बंद कर दिया गया। शकल से चूर वो घर में दाखिल हुई। इतने दिन से इस केस में उलझने की वजह से उसको उनसे सो भी नहीं पाई थी और ना ही इस दुश्मन जान को एक नज़र देख पाई थी, जिससे वह दिल बहुत उदास और बेचैन था। लेकिन मिसेस जन्नत के बताने पर किसी ज़रूरी काम से उसे मिलने आया था तो वो खुशगवार हैरत में घिरी। पहले तो हैरत ज़दा सी उनको देखती रही कि आया उसने जो सुना वो सच्चा। फिर जब सब बाहर का फ्रेश होती उसके घर चल पड़ी। इस बीच वो ये भूल गई थी कि उसने क्या किया था। वो ज़रूरी काम क्या हो सकता है, बस दिल के हाथों मजबूर वो उसे देखने चल पड़ी। ये जाने बगैर वो इस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम बेबे, कैसी हैं आप? वो खुश और जोश से उनसे गले मिली। बेबे उसको अपने घर देख बहुत खुश हुई थी। काफ़ी दिनों से उसे मिली भी नहीं थी। और जब से उन्हें पता चला कि ये दान फांसी लड़की पुलिस अफसर है, तब से तो वो इसको और भी पसंद करने लगी थी। दिल ही दिल में उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि इसकी शादी से फिर से हो, मगर वो जानती थी ऐसा नहीं हो सकता। तो वो तो ये सोचकर ही दिल में सोच कर रह गई जाती। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया कहाँ थी वो? मुस्लिम कफकी से बोली। बेबे आपको मालूम तो है मेरी जॉब कैसी है, अब क्या करूँ? जैसे ही वक्त मिला फ़ौरन से भागती आई हूँ। उससे बोलने के साथ वो यहाँ वहाँ नज़र दौड़ा रही थी। सभी जो अपने कमरे में बैठा अपनी फाइल में सर दिए परेशान बैठा था। तंग आकर काफ़ी पीने की नीयत से नीचे का रुख करते आया, लेकिन सामने इस लड़की को बेबे से बातें करता देखकर उसे अपनी बेइज्जती याद आई। वो तड़पन करता इसके पास आया तो वो जो बेबे से बातें कर रही थी उसे देखकर मुस्कुराई। कैसे हैं आप मिस्टर सफ़ीर? अम्मी ने बताया आपको मुझसे कोई काम था? वो दिल फरेब नज़रों से उसे देखती फ़ौरन सलाम चाहती बोली। नज़रें एक पल के लिए भी उसके चेहरे से ना हटी थी। हाँ बहुत ज़रूरी काम था, उसने ज़िंदगी के साथ सर्द लहजे में बोला तो उसके मुस्कुराते लफ्ज़ रुके। बेबे इनको बातें करता छोड़ फैज़ल को कुछ लाने का बोलने चली गई। उनके जाते वो इसकी तरफ मुतवज्जो, क्या तुमने मेरे घर आई मेरी मेहमान को खुद को मेरी बीवी कहा? रेबा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो ये बात करेगा। उसको समझ नहीं आई क्या बोले। वो खौफज़दा बहुत ही शर्मिंदगी से देखने लगी। क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? हल्के जाए नज़रों से बेबे की तरफ इशारा किया तो वो उसे लिए बाहर आया और मैंने महज एक शरारत की थी बस। वो शर्मिंदगी से असल बात छुपाई थी बोली। शरारत? तुम्हारे लिए वो एक शरारत थी? एक आईब्रो झुकाकर वो दांत पीसकर बोला तो वो बेबसी से उसे देखने लगी। तुम्हें बेबे से मिलने की इजाज़त देने का मतलब ये नहीं था कि तुम मुझसे रिश्तेदारियां बनाना शुरू कर दो। वो दुश्मनी से बोला। वैसे तुम्हारी औकात है मेरी बीवी बनने की? तुमने क्या सोचकर खुद को मेरी बीवी साबित किया? मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ। इस लड़की का आप के घर आना मुझे अच्छा नहीं लगा तो बोल दिया। वो इसके मज़ीद बोलने से पहले बेसख्तगी में कह गई। उसकी बातें उसे तकलीफ से दो चार कर रही थी। मज़ीद बर्दाश्त की सकत बिल्कुल ख़त्म होती तो वो सच बोल गई। इसकी बात सुनता वो यकलख भीच गया। तुम्हारी कोई इज़्ज़त नफ्स भी है या नहीं? तुम्हें ज़रा शर्म महसूस नहीं होती? ये बात करते हुए वो इसके नज़दीक आता नफ़रत ज़्यादा लहजे में बोला। इस बात सुनकर वो ज़िल्लत से खुद ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रही थी। इतनी नफ़रत, इसका कसूर ही क्या था? जिससे मोहब्बत करना, वो शादी की पेशकश करना, वो सॉरी मेरी ही गलती है, मैं कैसे भूल गया। वो लहजा मसनूई अफसोस भरा था। तुम जैसी लड़कियों की क्या इज़्ज़त नफ्स होगी तुम्हारे लिए तो ये आम बात होगी ना। उसकी हसाकत आंखों में देखते वो तंज के तीर बरसाता उसके पहले से ज़ख्मी दिल को मज़ीद ज़ख्मी कर गया। तुम जैसी लड़कियां ही इज़्ज़तदार लड़कों की ज़िंदगी जहन्नम बना देती हैं। वो आंखों में नागवारी और नफरत लिए बोला। यहाँ कहीं अभी लड़का देखा पड़ गई पीछे
ब्लडी गोल्ड ड्रग्स। वो कराहत अमेज लहजे में बोलता उसे सुन छोड़े जा चुका था। वो शल्क खड़ी उसको जाता देखती रही, आंखों में आंसू लिए। आपी अम्मी, आपी को क्या हुआ है? क्यों क्यों क्या हुआ है बेटा? कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक से बात नहीं तक नहीं कर रही और ना ही मेरे बात का ठीक से जवाब देती हैं। फाइक नाश्ते की टेबल पर परेशान से लहजे में जन्नत बेगम से बोला। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि वो तो एक हफ्ते से घर में भी लेट आ रही है। हो सकता है किसी केस की वजह से परेशान हो। मैं पूछती हूँ इससे तुम परेशान ना हो, जल्दी से नाश्ता करो नहीं तो लेट हो जाओगे। फिर वो नाराज़ ज़रूर होगी। जी, मगर आप अभी से ज़रूर पूछिएगा ज़रूर। मुझे तो वो कुछ बताती नहीं है बकौल उनके कि मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ ना। मुँह के हिसाबी बगाता वो अपना बैग लेता वहाँ से निकल गया। जन्नत बेगम मुस्कुराती सर नफ़ी में हिलाकर रहेगी। तो उन्हें एक से बढ़कर एक था है। एक हफ्ता हो चुका था। एक हफ्ता में वो बिल्कुल बदल गई थी। संजीदगी अब मुसलसल उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई रह गई थी। गुलाम खान भी अपनी मैडम का ये रूप देखकर मुताअत रहने लगा था। वह कई बार इसके घर आ चुकी थी, मगर वो इनसे भी नहीं मिली थी। इसने खुद से ऐद कर लिया था कि वो अब इस घर में कदम तक नहीं रखेगी। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। कैसे वो अपनी इज्जत नफ्स को मारकर उसके आगे अपने हाथ फैला गई और ये सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये सोचकर अब उसको सच लगने लगी थी। ऑफिस में बैठी वो फाइल्स की डील देख रही थी कि उसके पर्सनल फ़ोन पर अनजान नंबर से आती कॉल उसे चौंकने पर मजबूर कर गई। वो मसरूफ़ से अंदाज में एक हाथ से मोबाइल कान से लगाती अपना काम जारी रखती बोली, हेलो। ये मुकाबल की बात सुनती ही भड़क उठी। एक ही भाई है तुम्हारा और वो भी इतना खूबसूरत, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और बकवास बंद करो। कौन बोल रहा है? फोन में आती अजनबी खबासत भरी आवाज़ पर वो सुरख चेहरा लिए चीख उठी थी, ऐसा मैडम जी, ऐसा लगता है मेरी अधूरी बात ही तुम्हारा कलेजा चीर गई। खैर मैं क्या कह सकता हूँ, तेरा भाई मेरे बंदे को बहुत भगाया है और भाग गया है। और शट अप। कौन बकवास कर रहा है? जानते नहीं पुलिस वालों को धमकी देने का अंजाम जबान बुद्धि से खींच लूँगी मैं। और बे तू है कौन? फ़ोन पर गिदड़ बनकर धमकियाँ दे रहा है? सामने आना फिर बताती हूँ। इसका लहजा अपनाती उसी के अंदाज में बोलती वो मुकाबले को अंगारों पर लूटने में मजबूर कर गई थी। बकवास बंद कर, अपनी तो जानती नहीं मैं कौन हूँ? बहुत अच्छा रही है ना तो अपने ओहदे की बना पर ये सीख छीनने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। तू क्या समझती है मेरे बंदों को ऐसे मरवा कर तू बच जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा? मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की। अब इसकी सजा के लिए भी तैयार रहना। खबासत बड़ा लहजा आखिर में भदेसा कहके में बदल गया। तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। चूहे की तरह बिल में बैठ कर चीखने से बेहतर है सामने आकर बात कर। और हाँ, इस सब मेरा किया धरा है। क्या कर लेगा तू? जैसे ही मुझे पता लगा तेरे बारे में तुझे मैं सारे चूहों को बिल से निकाल कर यही हाल करूँगी। मैं सबका हिम्मत है तो सामने आ। एक लफ्ज़ से बाकर बोलती वो मुँह बंद कर चुकी थी। जो तासरात गुस्से और करती लिए हुए थे अब अचानक परेशानी में ढल चुके थे। वो फ़ौरन उसे अपनी चीज़ें समेटती पुलिस स्टेशन से बाहर भागी। उसे देख बाकी हलकार भी जल्दी से उससे पीछे आए। गुलाम खान सबसे आगे था। वो अपनी मैडम के यूँ अचानक जाने पर ने हर बढ़ाकर उसके पीछे आया था। क्या हुआ मैडम? खैरियत नहीं? गुलाम खान बिल्कुल खैरियत नहीं है। अब जल्दी से जाए और जाकर घर पता करें फाइक घर आ चुका है या नहीं। तब तक मैं इसके कॉलेज जाकर पता करती हूँ। इतना बोलती वो बगैर उसकी हाँ सुने वहाँ से निकल गई। गुलाम खान अपने साथ एक दो और लोगों को लेकर उसके घर की तरफ निकला। कॉलेज से पता करने पर उसे मालूम हुआ कि वो आज जल्दी निकल चुका था, अकेडमी भी नहीं आया। गुलाम खान के बताने पर वो अभी घर तक भी नहीं पहुंचा, जिससे वो परेशानी से अब जगह जगह जाकर यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। मगर वक्त गुजरने के साथ ही उसके ना मिलने पर उसकी हालत भी बदतर होती जा रही थी। इसी परेशानी में दो जगह इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इस बीच को सड़क पर चोट भी लग चुकी थी, जिससे खून रास्ता रास्ता अब खुश्क हो चुका था। मगर उसे अपनी परवाह ही कब थी। शाम के 6 बज रहे थे, वरना माहौल ये मायूसी की हालत में घर को निकली थी। अब गुलाम खान और कुछ और लोग फिर से निकल चुके थे फाइक को ढूंढने में। वो घर के करीब आती गाड़ी से बाहर निकली तो जन्नत बेगम गेट खोले नवा को लिए खड़ी थी। उसे देखकर जल्दी से उसके करीब आई, मगर इसके पास आते ही उसे देखकर शौक सी वहीं रुक गई। बच्चे ये कैसे हुआ? उसका चेहरा हाथों में पकड़े उसे टटोलती हुई आवाज़ वाफ्ता होकर रोते हुए बोली, रिबा इससे पहले कि उन्हें कुछ बोलती कि इससे पहले कि 3 असला लैस लोगों से भरी गाड़ियाँ उनके घर के कुछ फासले पर आकर रुकी। रिबा बेतासर चेहरा लिए खड़ी थी। अलबत्ता जन्नत बेगम खौफ से रिबा के करीब आती उसका हाथ पकड़ चुकी थी। बड़ी सी वाइट बोजारों से एक आदमी अपनी बड़ी सी शाल को संभालता बाहर निकला था, जिसे देखकर रिबा बिल्कुल भी नहीं चौंकी थी, क्योंकि ये वही तो था जिसके खिलाफ उसने 1 माह पहले रेड डाली थी। और मगर इसका तल्लुक ऐसी शख्सियत से होने की वजह से वो फिर आज़ाद हो गया। कहिए मैडम जी कैसी है?
याद तो बहुत किया होगा अब मुझे आपने। सिगरेट सुलगाकर गहरा कश भरकर धुआं उसकी और छोड़ता मुकरो हंसता था ज़ेबा। बेतासा चेहरे के साथ उसको देखने लगी। नफासों से सेट किए बाल बिखेरने से कई लिटें बाहर निकली हुई थी। खून से तर आधा चेहरा अब खून खुश्क होने लगी की वजह से अकड़ चुका था। माथे पर फैली एक दो लिटें भी चिपकी हुई थी। आईब्रो से बने गहरे जख्म से भी कोई उसके तासरात में कोई कमी नहीं आई थी। दूसरी तरफ सफ़ीर ने इस दिन से रिबा को ना तो देखा था ना ही उसे अपने घर आते देखा था। वह हैरान ज़रूर हुआ था। उसे लगा था वो इसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, मगर यूँ उसके गायब होने की वो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसे इसकी कोई चाल समझता हुआ इग्नोर कर गया। लेकिन शायद बेबे को विश्वास बनाकर फिर से कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी वो उसे अब बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इसका गुस्सा भी अब कुछ हद तक ख़त्म हो गया था जब से उसे नया प्रोजेक्ट मिला था। नहीं तो वो अपनी बड़ी नाकामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर उसे अपने चाचा को दिखाना भी तो था। अपना काम वाइंड अप करते हुए घर को निकला था तो बेबे को परेशान दरवाजे पर खड़ा पाया तो वो भी उलझे हुए परेशानी से कार बाहर की ही पार करता बाहर निकला। मगर इनको परेशानी से एक तरफ मुतवज्जह पाकर उसकी नज़र भी उसकी नज़रों के ताक़ब में गई तो रेबा के घर के पास 3 असरा लैस अफराद गाड़ियाँ खड़ी देख वो परेशान होता बेबे के पास आया। बेबे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? पुत्र देख वहाँ क्या हो रहा है। ये रिबा के घर के पास इतने लोग क्यों? ये तो शक्ल से ही इतने खतरनाक लग रहे हैं, ऊपर से इसके हाथों में इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें भी। कहीं कोई मसला ना हुआ हो। जा कर तू देख तो सही। हाँ वो हैं भी तो तनहा औरतें, कोई मर्द भी नहीं है उनके घर में। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। वो घबराहट से आवाज़ भागता होकर उससे बोली, बेबे आप हाइपर ना हो, मैं देखता हूँ। जाकर आप रिलैक्स। उन्हें तसल्ली देता और माथे पर बलिए इन लोगों की तरफ आया। ज़रूर इस लड़की इसने कुछ किया होगा। मगर वहाँ आते ही उसके कदमों की रफ्तार को ब्रेक लगा जब उसने ज़ख्मी सी रिबा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखा। रिबा का पुलिस यूनिफॉर्म में होना उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। वो कदमों से चलता उसके करीब आया था। क्या हुआ? सब खैरियत है आंटी? जन्नत बेगम जो खौफजदा सी खड़ी इन लोगों को देख रही थी। सफीर को देखते एक मर्द के होने का उन्हें हौसला मिला तो वो इसकी तरफ इज्जत भरे अंदाज में उनके पास आई। बेटा तुम ही देखो ये लोग कौन है? और फाइक भी अभी तक घर नहीं आया। ऊपर से ये लोग रोते हुए उससे बोले तो वो लबीजता उनको तसल्ली देता आगे बढ़ा। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है आप लोग? ये वो इस डेरे के सामने आता माथे पर पल लिए उससे बोला तो वो डेरा था उससे उदासी नज़रों से उसे देखता रेबा की तरफ मुड़ा। ओह तो तुमने अपने चाहने वाले भी पा रखे हैं इंस्पेक्टर रानी। वैसे मुझे में क्या कमी थी? इससे ज़्यादा जीतदार हूँ। एक बार आजमा कर तो देखो। वो कमीनगी से एक आंख विंग करता खबासत भरे लहजे में बोला। खबीस इंसान बगैर सफ़ीर की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो इसका गिरेबान पकड़ता इस पर धाड़ा। इसके असला लेस बॉडी गार्ड सब देख कर इस पर अपनी बंदूकें तान गया। वो गोली चलाते कि इस डेरे के एक इशारे पर वही रुक गया। जवान खून हो लड़के और बहुत जोश दिखा रहे हैं, मगर तुम मुझे जानते नहीं। मेरे एक इशारे पर सारा जोश उतर जाएगा। एक नज़र अपने बॉडी गार्ड्स डालते वांग दी, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं तो बीच में पड़कर अपनी मौत को दावा मत दो। दुश्मनी से अपने गिरेबान छुड़ाता धमकी देता बोला। रीवा जो बेतासा चेहरे के साथ उनको देख रही थी धीरे से आगे बढ़ी। सभी को एक हाथ से परे हटाती उसका मुकाबला है। वो देखे तुझे जैसे भोंकने वाले जो सिर्फ भोंक सकते हैं। एक एक लफ्ज़ नफरत से चबाकर बोली, अरे तू अपनी औकात मत भूल। बकवास बंद कर। इसकी बात काटी वो चलाकर बोली, अकेली औरत समझकर तूने सोचा ये छोटी मोटी धमकियाँ देकर तू मुझे अपने रास्ते से हटा लेगा और जो जी चाहे करेगा। भूल है तेरी। मुझे कमज़ोर समझकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा मुस्कुराती देती बोली। खून से लथपथ चेहरा और मुस्कुराती उड़ाती नज़रें और हंसी से वो कुछ साइको लगी जैसे शायद उसकी माँ भी अच्छे से नहीं जानती थी। सफ़ीर तो उसका आज ही अलग रूप देखकर बोलने के कुछ काबिल न रहा था। ये तो कोई और ही रिबा थी जिससे शायद वो आज मिल रहा था। उसके बोलने का ये तरीका सब कुछ बहुत बड़ा शौक दे गया था उसे। बहुत बड़ी गलती की तूने अपनी औकात दिखाकर। पिछली बार तेरी किस्मत अच्छी थी तो तू बच गया। तो शायद मुझे अभी जानता नहीं है लेकिन अब जान जाएगा जब यही लड़की तेरी हालत भी तेरे कुत्तों जैसी करेगी। और क्या बोला? हाँ मेरा भाई। क्यों भूल गया अपने भाई को? क्या मतलब? क्या किया तूने मेरे भाई के साथ? वो घबरा कर गुस्से से पागल होता अपनी गन निकाल कर उसके माथे पर रखी चुका था। जन्नत बेगम सफ़ेद पड़ती नज़रों से फ़ौरन उसके तरफ बढ़े, मगर बीच में इसके गार्ड आते उन्हें वहीं रोक गए। सफ़ीर गुस्से से अपना बाजू छोड़वाने लगा। रीबा बगैर किसी खौफ के पलके झपकाए उसे देखने लगी। अचानक से वडेरे के फ़ोन बजने पर वो इस पर से नज़रें हटाता फ़ोन कान से लगा गया, मगर आगे से मुकाबले की बात सुनकर और जबरे पीछे गुस्से भरी नज़रों से रिबा की तरफ देखने लगा जो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी।
तुझे देख लूँगा मैं, तुझे ये मत समझना कि मैं डर कर यहाँ से भाग रहा हूँ। हाँ, जानती हो बात, जहाँ घर वालों की आए तो अच्छों की कर निकल जाती है। दोबारा मेरे घर मत आना। इस बार तो मुझे सिर्फ धमकी दी थी तो मेरे भाई का ये हाल हुआ है। अगली बार समझ तो गए हो मेरी अधूरी बात। कबर पर तंजिया मुस्कुराहट लिए बोली तो वो अपनी मुठ्ठियां भींचता वहां अपने कार्ड को लेकर निकला। जैसे ही उसकी गाड़ियां नज़रों से ओझल हुई तो फाइक गुलाम खान के पीछे बाइक पर बैठा आता नजर आया। जी पीछे ही बाकी हल्कार भी पुलिस गाड़ी लिए आ रहे थे। क्या हुआ आप, ये आपके चेहरे नजदीक आता परेशान फाइक अपनी बात मुकम्मल करता रेबा के जोरदार थप्पड़ पड़ने पर वहीं लड़खड़ाकर पीछे हुआ और दंग रह गया। जन्नत बेगम जल्दी से आगे बढ़ी। क्या हो गया रेबा, वो आ तो गया है क्या, ये काफ़ी नहीं। सफ़ीर लब पीछे चुपचाप खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो आज की सूरत हाल से बोल उलझ गया था। कहाँ थे तुम? तुम्हारी एकेडमी तो 5 बजे तक ख़त्म हो जाती है ना, तो अब तक कहाँ थे तुम? आप ही वो एक दोस्त के घर उसके साथ चला गया था। कुछ नोट्स चाहिए थे, मगर आंटी के रोकने पर डिनर उसके साथ ही करना पड़ा, तो इस वजह से वक्त तक का पता नहीं चला। वो नज़रें ज़मीन पर गाड़े बोला तो क्या घर वालों को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ मेरी जॉब ऐसी है तो एहतियात किया करो। क्यों मुझे सूली पर लटकाते रहते हो? तुम जानते भी हो अपना काम छोड़कर पूरे शहर की खाक जानती रही हूँ। सारा दिन तुम्हारी टेंशन में 2 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ। मेरा देख रहे हो मेरी ये हालत। आप ही सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे। वो रोते हुए उसके गले लग गया था। उसकी हालत देख फाइक डर गया था। आज उसकी वजह से उसकी आपी कैसी अज़ियत से गुजरी थी। सब उसकी लापरवाही की वजह से। रिबा सबसे गहरा सांस लेती उसे पीछे हटा गई। इतनी आसानी से वो इसे माफ़ नहीं करने वाली थी। अम्मी आप ही इसे लेकर अंदर जाएं, मैं आती हूँ। उसकी संजीदगी को देखते जन्नत बेगम बगैर कुछ बोले फाइक को लिए अंदर बढ़ गए। सफ़ीर को मुश्किल से सारी कार्रवाई देखता खड़ा, न जाने क्यों जब तक वो इस सारी बात न मालूम कर लेता उसे सुकून नहीं आना था। गुलाम खान आप कुछ कार्ड्स की ड्यूटी यहाँ लगाते सख्त पहरा हो। मैं कुछ देर में ऑफिस आती हूँ, बाकी वहीं आकर बात होती है। उसकी बात सुनता वो सर हिलाकर वहाँ से निकल गया। वो उसे हिदायत देती सफ़ेद की जानब मुड़ी तो उसी की जानब गहरी नज़र से देखना था। माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हुए। खैर एसपी हूँ तो ऐसा इतना तो अंदाज़ा होगा ही कि कितने दुश्मन होते हैं। कोशिश होगी आइंदा ऐसा ना हो, और आपसे भी यही गुजारिश है कि मेरे और मेरे घर के मामला से दूर रहें। इसमें आप ही की भलाई है। बगैर किसी के तासर के वो दो टोक अंदाज में बोलती। आखिर में उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोली, क्या मैं जान सकता हूँ वो शख्स कौन था और यूँ धमकी क्यों दे रहा था? इसकी बात को नज़रअंदाज करता वो सवाल कर गया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं तो बेहतर है अपना वक्त बर्बाद मत करें। बोलते ही वो वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ी तो वो इसकी कलाई थामता उसे रोकने पर मजबूर कर गया। वो रुकी पर मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। कल तो मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी, अब क्या हुआ? क्या एक दिन में ही मोहब्बत का भूत उतर गया? वो तंज़िया अंदाज में गुस्से से बोला। इसका यूँ इग्नोर किए जाना उसे जाने क्यों बुरा लगा। अभी तो वो इसके एक पुलिस अफसर होने के शौक से नहीं निकल पाया था, और अभी अगर क्योंकि मैं अपनी औकात अच्छे से जान गई हूँ, किसी से ने बहुत अच्छे से याद दिलवा दी है, तो अब क्यों आपको तकलीफ़ हो रही है? ये तो मुसीबत भी मेरी है, भूल गए? मैं भी तो मुसीबत ही हूँ ना। तो अब क्यों मेरे मामलात में पढ़कर अपना सुकून बर्बाद कर रहे हो? दोबारा मेरे मामलात में घुसने की कोशिश मत करिएगा। आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, मत भूलिए गोल्ड ड्रगर हूँ। बकौल आपके 200 दूर रहें मुझसे। अपनी कलाई छुड़ाती वहाँ से निकल गई। मतलब बीतता अपने ही कहे अल्फाज पर पछताने लगा। उसे इससे पीछा छुड़वाने के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। क्या हुआ सफ़ीर, सफरिया थी ना? बेबे इसके पीछे पीछे आती बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि रिबा है एसपी अफसर है? उसके सवाल के बदले सवाल करने पर वो झंझरा गया। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या लगे हुए हो? तुमने कभी पूछा? अभी तो नहीं। जब बच्ची को यहाँ देखते तो फ़ौरन भड़क उठते थे। ऐसे में क्या क्या खाक तरफ करवाती? वो इससे तंजिया अंदाज में बोली। उफ, एक तो सबको मुझसे मसले हैं। कुछ नहीं हुआ बेबे, आपकी चहेती पुलिस में है ना, तो बस इसी वजह से कुछ लोग आए थे मिलने। आप परेशान ना हो, सब ठीक है। बात गोलमोल करते वो उन्हें मुतमिन करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल बोझल हो चुका था। आज को जो कुछ हुआ बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था, जैसे बहुत कीमती चीज़ गंवा दी हो। इस दिन के बाद से रिबा ने घर के बाहर सिक्योरिटी खत कर दी थी, तो फिलहाल सब ठीक था, मगर कब तक रहता ये वो नहीं जानती थी। तो उसे जल्द ही कुछ करना था। इसी वजह से वो 2 दिन घर से बाहर दूसरे शहर गई थी। अब घर लौटी थी फाइक से। 2 दिन चाल बंद रहने से वो बीमार हो चुका था। उसकी नाराज़गी वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो उसे माफ़ भी कर चुकी थी और इससे वादा भी ले चुकी थी कि आइंदा ऐसा ना करने पर। तो वो भी खुशी से झूम उठा था, और उसे अभी इस दिन के वाक़े के मतलब कुछ मालूम नहीं था। ना ही ईबा ने जन्नत बेगम को बताने दिया था। वो मज़ीद परेशान
वो मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, कतरे कदमों से घर में दाखिल हुई तो उसे एक मर्द के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ आई। तो वो हुज्जत भरे अंदाज में अपनी पिस्टल पकड़े भागकर डाइनिंग रूम में आई। सामने ही वो शख्स एक औरत के साथ बैठा हाथ में चार नचाकर उसकी माँ को भड़क रहा था और जनरल बेगम सर झुकाए रो रही थी। माँ की हालत देखकर वो गुस्से से चीख उठी, क्या हो रहा है यहाँ और किसने अंदर आने दिया आप लोगों को? वो इसके सामने आती गुस्से से बोली। तो मिर्ज़ा साहब रीबा को यूं देखकर दंग रह गए, आंखें फटी रह गई। रीबा तो यूं फुल हुई पुलिस की वर्दी में देखकर। सांस रोके वो आज उसको देख रहे थे जैसे उसके पैदा होने पर बेटी होने पर कार दिया था। तमीज़ से बात करो, लड़की नज़र नहीं आ रहा, बाप है तुम्हारा, ऐसे बात की जाती है बाप से? अमीना बेगम गुस्से से तुम दमा को बोली। खैर तमीज़ से बात करें, मुझसे नहीं तो हवालात की सैर करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप हैं कौन? किस अंदाज में आप मेरी माँ से बात कर रहे हैं? निकलो अभी के अभी। वो दुश्मनी से बोलती उन्हें हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाने लगी। मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुए ना नागवारी से बोले, कौन सा बेटा, कौन सा कोई बेटा नहीं यहाँ आपका, चले जाएं यहाँ से। और किस हक से आए हैं आप? ये जो औरत आपके साथ आई है क्या ये बेटा नहीं दे सकी आपको? वो एतराज़िया अंदाज में बोली, लड़की संभाल कर बात करो। क्यों करूँ? तुम लोग कौन सा शायद घोल कर बोल रहे हैं। वो सारे लिहाज बुलाए बैठी थी। मेरी माँ को आप सिर्फ एक बेटी होने पर दुत्कार कर निकाल चुके थे घर से, सारे ताल्लुक ख़त्म कर चुके थे, तो आप किस मुंह से इसी औरत के पास आए हैं? ये औरत आपको बेटा तो क्या कोई औलाद ना दे सकी? तो अब मेरी माँ को धमकाने आ गए। इसने भड़कने पर कान खोल कर सुन लें आप लोग। कल में और आज में बहुत फ़र्क है। मेरी माँ कल कमज़ोर थी मगर आज भी उसके साथ उसकी ऐसी बेटी खड़ी है। मज़ीद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से चुपचाप चले जाए, नहीं तो मुझे बदला लेने पर ना उकसाएं। आपके बाप होने का भी लिहाज नहीं करूँगी। उसके नज़दीक आती सपाट लहजे में बोली। वो फ़ख्र चेहरे से उसे देखे गया जो आज सारे हिसाब बेबाक करने पर तुली थी। उन्हें सारे के सारे का अब एहसास होने लगा था जब वो सब कुछ अपने हाथ से गवा बैठे थे। मीना बेगम इस पर इस्ती पर बकती जबकि मिर्ज़ा साहब को वहाँ से घसीट कर लेगी जो कुछ बोलने के काबिल ना रहे थे। सारा वो सुरूर तनतना खाक हो गया था। इस दिन के बाद से सफ़ीर पर अजीब कफ़ियत तारी हो चुकी थी। वो जो एक औरत के अपने किरदार पर लगाए जाने वाले झूठे इल्ज़ाम की वजह से औरत ज़ात से नफरत महसूस करने लगा था कि दिल की कफ़ियत ने अजीब पलटा खाया था। जिस लड़की की मौजूदगी उसे नागवार गुजरती थी अब उसी की गैर मौजूदगी बेचैनी और झंझलाहट बन गई थी। अब जबकि वो बहुत गरूर से उसे उसकी औकात याद दिला आया था, अब खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। क्यों मुझे तुम्हारे फ़िक्र हो रही है? ये कैसा एहसास है? बस तुम्हारी ही सोचें मुझ पर हावी हो रही हैं। क्यों मैं तुम्हारे मतलब अलग अंदाज में सोचने पर खुद को बेबस सा महसूस कर रहा हूँ। अब जबकि तुम मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करोगी। मेरा ये दिल तुम्हें ही देखने का तलबगार है। आकाश मैं तुमसे वो सब ना कहता। बालों को दोनों हाथों से नोचता वो पागल होने लगा था। उसे पछतावा होने लगा था। अब नहीं, मैं कोशिश करूँगा सब ठीक करने की। लेकिन क्या वो मान जाएगी? खुद से बड़बड़ाते वो खुद ही सवाल का जवाब करने लगा था। तुम वाकई दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्ती हो, सबसे अलग। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं तुम्हें भी फारिया जैसा समझा। बेबे से कहता हूँ वो ज़रूर मेरी बात मानेगी। कुछ सोचते वो फ़ौरन से उसे कमरे से निकला। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे फ़िक्र है आप लोगों की। एक बार ये सारा मामला सेट होने दे, कुछ वक्त गुजरने दे, मैं वापस बुला लूँगी आप लोगों दोनों को। हम दोनों यहाँ तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे चले जाएं? कुछ अकल है कि नहीं? माँ हूँ तुम्हारी और पूरा हक रखती हूँ फैसला लेने का। वह सख्ती से बोलती रोक मोड़ कर बैठ गई। बिल्कुल आपकी, मैं भी अम्मी के साथ हूँ। मैं भी नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर यहाँ से। आप लोग क्यों नहीं समझते? मुझे क्या खतरा है आप दोनों को। मैं ये केस भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊँगी। वो बेबसी से बोली। तो ठीक है, मेरी भी शर्त है, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे घर से सब दूर हो जाऊँ, फिर जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। इसकी रंगत पक हुई। उसकी बात सुनकर वो साकत रह गई। खुद को नॉर्मल करती वो बोलने के काबिल हुई। अब ये शादी कहाँ से आ गई अम्मी? शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं मैं जो फ़िलहाल बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बहुत सारी लड़कियाँ अपनी नौकरी और घर साथ साथ लेकर चल रही हैं, बहुत अच्छे से सब संभाल रही हैं। मुझे उम्मीद है तुम भी कर लोगी सब कुछ। वो इसके तराज़ात रद्द करती दो टोक बोली, और ये लड़का कहाँ से लाएंगी इतने अर्जेंट बेस पर जिसकी फैमिली और मुझे इस हाल में कबूल कर लें? वो मुझ पर छोड़ दो। एक लड़के का रिश्ता आया है, मैं उस पर संजीदगी से गौर कर रही हूँ। अब तुम हाँ करो तो मैं आज ही तुम्हारा निकाह करके चली जाऊँ। वो इत्मीनान से सारा प्लान बताती उसे शॉक कर गई। ये आप क्या कह रही हैं? कौन है और आपने मुझे बताया भी नहीं। तुम कौन सा फ़ारग होती हो पिछले दोस्तों से तो घर में मुश्किल से टिकती हो। लड़के को तुम जानती हो इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सफ़ीर शहराज की बात कर रही हूँ। बेबे लाई थी रिश्ता, और सच बोलूँ तो मैंने हाँ कर दी थी उन्हें। क्या आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? अब तक ही गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ। अपना रद्द किए जाना याद आया तो वो फट पड़ी।
मैं इस शख्स से शादी नहीं करूँगी, ये मेरा आखिरी फैसला और जिससे मर्ज़ी कर दें। क्यों सफ़ीर, में क्या मसला है जो तुम्हें इतना भड़क रही हो? मेरी नज़र में इतना काबिल एतमाद कोई नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र तो नहीं होगी वहाँ। बस मैं बोल चुकी तो ठीक है, मैं भी यही यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। वहाँ से बोलती चली गई। मेरी बात बेबसी से अपना सर पकड़े वहीं सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई और इस दिन वो अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर हुई। जब उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर फायरिंग हुई तो वो तो शुक्र अम्मी और फाइ घर पर नहीं थे तो बचत हो गई, नहीं तो आगे का सोच कर ही उसकी रूह काँप गई। थोड़ी देर पहले ही मौलवी साहब उसके कमरे से गए। वो आज खुद को बहुत मजबूर और बेबस सा महसूस कर रही थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो अपनी बेबसी और किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दिए जाने पर रो दी थी। और दूसरी तरफ सफ़ीर मुतमैन और खुश था। उसने सोच लिया था वो अपनी मोहब्बत और एतमाद से उसका दिल जीत लेगा। जो बड़ा सलूक वो इसके साथ कर चुका था वो इसकी भरपाई करने की मुकम्मल कोशिश करेगा। बेबे तो अलग ही खुश थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना न था। उसकी ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। सब लोगों को फारग करने के बाद वो इस वक्त जन्नत बेगम के लाउंज में ही बैठी थे। फ़ाइक खुश होने के साथ परेशान भी था। जाने अब उसे कितनी देर के लिए अपनी आपी से दूर रहना था। एक तरफ वो खुश था, उसकी आपी कहीं दूर नहीं जाने वाली, उनके करीब ही थी। जन्नत, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम रीबा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरी बेटी ही है, तुमने इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ? बेबे फरते जज्बात से मरूब होकर बोली, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे आप लोगों पर भरोसा था, तभी तो आपको दी है अपनी बेटी। बस सही है तो इतनी दूर जाने के लिए उदास हूँ, पता नहीं कब वापसी होगी हमारी। वरना आंखों से बोली, आंटी आप बेफिक्र होकर जाएं, अब से रिबा मेरी जिम्मेदारी है, सब मुझ पर छोड़ दें। उनके हाथ पकड़कर दबाता तसल्ली में लहजे में बोला। जनाब बेगम उसके सर पर हाथ पे रखती सौगरात से मुस्कुरा दी। अम्मी आप लोग फिक्र ना करें, जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं आप दोनों को वापस बुला लूँगी। मेरी मजबूरी समझें आप लोग भी। इस वक्त वो और सफ़ी इन लोगों को एयरपोर्ट पर रवाना करने आए थे जो जन्नत बेगम और फ़ाइक को कुछ वक्त के लिए कनेडा अपने किसी दूर के दिल जानने वालों के पास भेज रही थी। जानती और समझती भी हूँ, तभी तो दिल पर पत्थर रखकर यहाँ से जा रही हूँ तुम्हें यूँ छोड़कर। अपना ख्याल रखना बेटा। इसके गले लगती वो नम आंखों से बोली। इन दोनों को रवाना करते वो लोग वापस आके वापसी का सफ़र सारा खामोशी से गुजरा। सफ़ीर बहुत कुछ कहने के बावजूद उसके सर तासरात देखता खामोश ही रहा। रुखती भी जन्नत बेगम उसके साथ ही कर चुकी थी कि वक्त की कमी कुछ मजबूरी की बना पर वो ये करने पर मजबूर थी। नहीं तो अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। घर दाखिल होते ही उन्हें बेबे लॉन्च में ही मिल गई। इनसे मिलती वो फ़ोन से कमरे की ओर बढ़ गई जिसमें वो आज ही रुखसत होकर आई थी। कुछ सामान तो उसका पहले आ चुका था और अभी वो अपना यूनिफॉर्म लेती बाथरूम में चली गई। सफ़ीर जो अभी कमरे में था उसे यूनिफॉर्म में क्या देख दंग रह गया। खुद को कुछ बोलने के काबिल करता वो झिझकते उसके करीब आया। क्या इस वक्त जाना बहुत ज़रूरी है? बदलने में खामोश रही और अपना काम जारी रखा तो सफ़ीर का सब खत्म हुआ। वो इसकी कोहनी से पकड़े गुस्से में उसका रुख अपनी जान में मोड़ता पट पड़ा। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, खामोश क्यों हो तुम? क्यों तुम्हें नज़र नहीं आ रहा क्या? अपना बाजू छुड़ाती बोली। और तुम्हें मालूम ही होगा पुलिस की नौकरी में कोई टाइमिंग नहीं होती। ये कोई बिजनेस जॉब नहीं है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा जॉब मिल गया होगा। बोलते वो कमरे से निकलती चली गई। जवाब में वो उसे बस घूर कर रह गया। बेबसी से अपना सर हाथों में थामता वो बेड पर रह गया। क्या करूँ? कैसे तुम्हें मनाऊँ? कैसे मनूँगी तुम? आने वाले दिनों में वो बेहद मसरूफ़ हो चुकी थी। उसे कुछ और सोचने का वक्त नहीं मिला। इधर से हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि उसके और अपने दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने की, मगर वो ठीक है आती ही नहीं आ रही थी। दीपा की लगातार कोशिशों से आखिरकार वो इस शख्स को सजा दिलवाने में कामयाब हो गई। उसके खिलाफ और भी बहुत से केस चले थे जो कि उसके लिए मददगार साबित हुए, लेकिन इस बीच वो खुद को जख्मी करवा बैठी थी। इस वडेरे को सपोर्ट करने वालों को खुद की पड़ी थी कि कहीं ना वो भी ना फंस जाएं। इसलिए दीपा को रास्ते से हटाने के लिए इस पर कातलाना हमला किए थे जिसमें वो बाल बच मगर जख्म काफ़ी गहरे आए थे। लेकिन इसने जन्नत बेगम और फ़ाइक को हवा तक ना लगने दी और बेबे को भी मना कर दिया कि वो उन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। बेबे तो उसको सदका देती नहीं थकती रही थी। हर थोड़ी देर बाद वो कुछ ना कुछ पढ़कर इस पर फूकती रहती है। और फिर वो तो इसके पहलू से लग कर ही बैठ गया था। अभी तो उन्होंने अपनी लाइफ शुरू भी नहीं की थी और ये सब वो इसका हर तरह से ख्याल रख रहा था। और रीवा चिढ़ जाती इसके इस अंदाज पर वो उलझन का शिकार हो जाती, उसे देख कर रह जाती। जो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। वो उसका ये रूप हजम नहीं हो रहा था। क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या कर रहा हूँ मैं? वो जानकर भी अनजान बनता मासूमियत से बोला। वो झिझरा कर रह गई। जैसे तुम तो जानते नहीं हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो तल्खी से बोला। उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तब करता वो इसके सामने बैठ गए तो वो पीछे सिरक गई। गहरी सांस भरकर रह गया। क्या तुम मुझे इस सब के लिए माफ़ नहीं कर सकती? मैं अच्छे से जानता हूँ सब मेरी ही गलती थी, लेकिन मैं भी क्या करता, एक लड़की का जैसा हुआ हूँ। सब औरतों पर से मेरा एतबार उठ गया था। मैं सबको एक तराजू में नापने लगा था। रिवाज को इस लड़की वाली बात सुनती चौंक उठी और सांस रोके उसे देखी। क्या मतलब? वो धड़कते दिल से बोली। ये तुम इतनी पील
फेल क्यों हो रही हो। वो अपनी बात भूलता फिक्रमंदी से बोला। इसका चेहरा परेशान चेहरा देखता वो बात की तह तक मौन किया। और गौर रिवा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो। उसकी बात सुनती वो कुछ मतमैन और वो मुस्कुरा कर रह गया। क्या थी ये लड़की? मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। बस इस वक्त मेरे मृतक का जान देकर फ़ारग हुआ था। ओके, ये हादसा पेश आया। मैं इकलौता बेटा था। इस सब का बहुत बुरा असर हुआ था मुझ पर। अगर बेबे ना होती तो न जाने मेरा क्या बनता। वो दिलगफ्ती से बोला। रिबा उन्हें नम आंखों से देख रही थी। खैर, मेरे बाबा 2 भाई थे। मैं अपने ताया अबू के पास रहने लगा था। वो अच्छे ना सही लेकिन बुरे भी नहीं थे। बस अपने काम से काम अपने वाले बिजनेस को बढ़ाने के चक्करों में मसरूफ़ रहते थे। उनके 2 ही बच्चे थे, फारिया और छोटा आज। इस सब की वजह फारिया थी, मेरी कज़न। मैंने उन्हें उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा, मगर वो तो कुछ और ही समझे बैठी थी। जाने मेरे किस अमल से वो मेरी तरफ राग़ब हुई। ताई के लाड प्यार ने उसे भगा कर रख दिया था। वो तो अपने बिजनेस के चक्कर में कोई खास ध्यान भी नहीं देते थे। वो मुझसे मोहब्बत करती थी। वो खुद उसकी शादी करना चाहती थी। मेरे बहुत आराम से समझाने पर भी वो ना समझी। मेरी तरफ से मुसलसल नाकामी पर एक दिन मेरे ही कमरे में आकर वो मेरे किरदार पर इल्ज़ाम तराशी करने लगी कि मैं इसकी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। ताई सब जानते हुए भी खामोश रही। ताया अब्बू बगैर मामले की छानबीन किए मुझ पर पल बढ़े। तब ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। वो तो मुझे पुलिस के हवाले कर देते जो अगर उनका छोटा बेटा आज़र ना बोल पड़ता। इसलिए फारिया उसके कमरे में मौजूदगी से बेखबर थी। सब सच जानने के बाद वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और फारिया को अपनाने की इल्तिजा करने लगे, मगर मैंने साफ मना कर दिया। तो वो भी अपनी जून में आ गया कि मुझे इस घर से जाना होगा। इस सजाइश के बगैर मैं रह नहीं पाऊँगा। तो मुझे मजबूर होकर मैं फिर इस दिन सब छोड़ छाड़ कर आ गया और बेबे को साथ लिए। अपने बिज़नेस को इस हद तक कामयाब करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की ताकि उन्हें दिखा सकूं कि मैं अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। और क्या अभी और बस यही हादसा मुझे ऐसा बना गया कि तुम भी उसकी जद में आ गई। मेरी ये आखिरी गलती समझ कर माफ़ कर दो। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इसके हाथ थामना था। वो मतानत से बोला। तुम सच में सबसे अलग हो, सब लड़कियों से मुख्तलिफ। के मेरे दिल को अपने लिए नरम करती चली गई। मोहब्बत तो नहीं कह सकती होगी हुई। मोहब्बत तो नहीं कह सकता हुई थी, मगर अब लगता है वो भी हो गई। जब से तुमसे मेरे निकाह में आई हो। इसकी बात सुनती वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोने लगी। तो वो बुखला गया। देखो रिवा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम जब चाहे मुझे माफ़ कर देना। बस मुझसे अलग मत होना प्लीज़। और मैं इससे पहले को अपनी बात मुकम्मल करता वो इसके गले लगती उसे ज़ोर से खुद में बीच गई। सफ़ीर साकत सा होता स्टिल हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके गिर्द हसार बांधता वो दिल से मुस्कुरा दिया। रिवा झिझक कर अलग होने लगी तो सफ़ीर ने हसार मज़ीद तंग कर दिया। छोड़े मुझे सफ़ीर, दर्द हो रहा है। वो शर्म से सुरख पड़ती अपनी हरकत पर पछताने लगी। तो वो फ़ौरन उसे अपने हसार कमज़ोर कर गया, मगर अलग नहीं हुआ। बहुत तंग किया तुमने मुझे, और ये अचानक तुमने अब से आपसे उसे क्या समझूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। उसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला। वो कांप गई इसके हसार में। इससे वाजिया और क्या जवाब हो, होगा मेरा। वो शर्म से सुरख पड़ती बोली। तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है रिबा। वो उसका माथा चूमते मोहब्बत से बोला। रिबा आसूदगी से आंखें बंद करती उसकी गुर्बत को महसूस करने लगी। आखिरकार उसे इसकी मोहब्बत मिल गई थी। तो वो क्यों अपनी अनक का परचम बुलंद रखती जब खुशियाँ खुद उसके दरवाजे पर मौजूद दस्तक दे रही थी। ख़त्म बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी